हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 12 जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई हो, जो भी सोल्यूशंस कराए गए थे आपको एक अच्छे से समझ में आ गए हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है बता रखा है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको सेंटर में भी देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, और स्टेट में भी देखने को मिलेगी। स्टेट में आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कुछ स्टेट में जहाँ पे काउंसिल से उन्हें कंसिडर किया जाता है, और जिन स्टेट में काउंसिल नहीं है तो वहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली काम करती है, एंड उसके बाद गवर्नर। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्म करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट में। अगर हम देखें कि आर्टिकल्स के अंदर इसमें मेंशन किया गया है, तो सेंटर में देखेंगे तो आर्टिकल 74 में और 75 में। ठीक है, अगर हम देखें कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इतना डिटेल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा, बट कह सकते हैं जो आर्टिकल 74 75 है, यही थोड़ा बहुत जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि सेंटर में किस चीज़ से किस तरीके से जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करती है। वैसे तो हम डिटेल में जब सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे तो आपको एक एक आर्टिकल को वहाँ पे डीपली समझाया जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आर्टिकल 74 में और 75 में क्या लिखा गया है। तो आर्टिकल 74 बेसिकली बात करता है कि स्टेटस क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ठीक है, किस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करते हैं। और इसमें बेसिकली बताया गया आर्टिकल 74 में कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, एंड उनको हेड कौन करेगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मिलकर जो है बेसिकली एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, मतलब कोई भी फंक्शंस, क्योंकि हम जानते हैं कुछ भी काम किया जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाता है, उनकी अथॉरिटी वहाँ पे होती है। तो अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो बेसिकली प्रेसिडेंट को उस बात का पता होना चाहिए क्या क्या काम किया जा रहा है। तो उनका ड्यूटी बनती है कि वो एडवाइस दे प्रेसिडेंट को जब भी उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। और वो जो एडवाइस दी जाती है मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेसिडेंट को, उसे किसी भी कोर्ट में इंक्वायरी नहीं की जा सकती कि भाई ये मिनिस्टर्स ने ये वाली एडवाइस क्यों दी प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ये आर्टिकल 74 में लिखा गया है। आर्टिकल 75 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 75 बेसिकली बात करता है कि अपॉइंटमेंट क्या हो, कैसे किया जाएगा, टेन्योर कितना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, ओथ क्या है, सैलरीज क्या है, क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे मिनिस्टर्स को। तो वो सारी चीज़ें आर्टिकल 75 में देखने को मिलती है। और यही दोनों आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से सेंटर में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करती है, मिनिस्टर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। सिमिलरली हम बात करते हैं स्टेट के केस में भी। तो स्टेट के केस में भी हम देख सकते हैं कि जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब हम करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिटेल में आपको बताई जाएंगी। बट ये जो आर्टिकल्स है 163 एंड 164, ये बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टेट में किस तरीके से उसके बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 163 सिमिलरली बताता है कि क्या स्टेटस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, और आर्टिकल 164 बताता है कि कैसे मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट करना है, टेन्योर क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरीज, ओथ अलाउंस, तो इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में पहले तो हम समझेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें दो तरीके के मॉडल देखने को मिलता है। पहला है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है, और यूएसए में आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उनको किस किस नाम से बेसिकली जाना जाता है। सबसे पहले उन्हें कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे। वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को हेड कौन करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो कैबिनेट प्लस प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलकर जो है सरकार चलाते हैं, लॉज बनाते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कैबिनेट गवर्नमेंट बोलते हैं कि मेन जो काम होता है वो कैबिनेट बेसिकली करती है। कैबिनेट के अंदर आप देखोगे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं जिनकी जो अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ को संभालते हैं, तो उन्हीं मिनिस्टर्स के द्वारा जो है लॉज को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, एंड इसको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। क्यों? बिकॉज जो हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के, यानी जो भी एग्जीक्यूटिव जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं उनको जो है अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप इस तरह से लॉस क्यों ला रहे हैं, क्यों इसे ऐसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उन्हें वो आंसर्स देना पड़ेगा लेजिस्लेचर को। ठीक है, नेक्स्ट इसको वेट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। तो इसको वेट मिनिस्टर मॉडल इसलिए बोला जाता है बिकॉज हमारा जो ब्रिटेन है, जिससे हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो बेसिकली कह सकते हैं वो हमने ब्रिटेन से ही लिया है। ठीक है, और ब्रिटेन में एक जगह है वेट मिनिस्टर नाम की जहाँ पे ब्रिटेन का पार्लियामेंट जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि ब्रिटेन का पार्लियामेंट एक वेट मिनिस्टर नाम की जगह में है, इसलिए वहाँ से इंस्पायर होकर जो है इसको हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, अब मेन चीज़ देखते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है उनका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बीच में होता है। वैसे अगर बात की जाए तो हर एक कंट्री में आपको तीन तरीके के ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तीनों के बीच में जो है अपना अपने पावर्स होती हैं, अपने अपने स्फेयर में काम करते हैं, बट इनका जो रिलेशन किस तरीके से होगा ये डिसाइड करता है क्योंकि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे इस पर्टिकुलर कंट्री में है। अगर मान लो दोनों के बीच में एक रिस्पॉन्सिबल है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर उसको देखा जाएगा। अगर एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर तो उसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाएगा। अब हम उससे डिटेल में समझते हैं कि ऐसा क्यों है। जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर की। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले कौन आएगा? तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी कोई गवर्नमेंट फॉर्म होती है
तो उसमें होते हैं कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वो मिनिस्टर्स होते हैं जिनको पर्टिकुलरली मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं और वो उसके एरियाज पे काम करते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कुछ मिनिस्टर जो है कैबिनेट के अंदर भी होते हैं, ठीक है। कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में फ़र्क यही है कि कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स होंगे उनकी टोटल स्ट्रेंथ मान सकते हैं हम 40 से 50 अप्रॉक्स, और कैबिनेट में मान सकते हैं 10 से 20। तो मतलब एक तरह से जो उनकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे जो लोग होते हैं वो एक तरह से एग्जीक्यूट का काम करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन बोला जाता है। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव की। तो जो लेजिस्लेचर है वो हमारा क्या है, लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है। तो कल की डेट में अगर हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जो कैबिनेट है, अगर मान लो कल को कोई लॉ ला रही है, उसको वो इंप्लीमेंट कर रही है, तो अगर मान लो कुछ भी ऐसा हो रहा है तो हमारा जो लेजिस्लेचर है, लोकसभा राज्यसभा है, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब वो चीज़ें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हम पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर है जहाँ पे आपको डिटेल में बताया जाएगा कि जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होती है तो किस तरह से क्वेश्चन आवर होते हैं, एंड जहाँ पे आप एक मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हो। पर्टिकुलर टाइम डिसाइडेड होता है कि कौन कौन से लोग कब कब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा एग्जीक्यूटिव और रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर के लिए जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी एक्ट वो लेके आ रहे हैं, कल की डेट में अगर लेजिस्लेचर उनसे कोई भी सवाल पूछते हैं तो उनको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पार्लियामेंट के लिए, ठीक है, इन जनरल, ठीक है, कह सकते हैं कि इन जनरल रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए, और इन स्पेसिफिक बात करें तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, ठीक है। यानी अगर कल की डेट में जो लोकसभा है, अगर वो चाहे जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उससे अपना सपोर्ट छीन ले, ठीक है। सपोर्ट छीनने का मतलब है कि जो भी मिनिस्टर्स हैं एग्जीक्यूशन का काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी मेजॉरिटी जो है एकदम से डिसअप्रूव हो गई है। तो बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास इसलिए किया जाता है ये चेक करने के लिए कि जो भी करंट गवर्नमेंट है उसकी मेजॉरिटी है या नहीं पार्लियामेंट में, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो हमारा लोकसभा है वो काफ़ी पावरफुल है, अगर वो चाहे तो अपना सपोर्ट खींच कर जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट को जो है गिरा सकता है। और एक बार अगर गवर्नमेंट गिर गई तो उसका भले ही उसके पास 5 साल का टाइम क्यों ना हो, बट वो फंक्शन नहीं कर पाएगी, फिर फर्दर फिर से इलेक्शन किए जाएंगे, फिर से जो है गवर्नमेंट को। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल है हमारे लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी कंट्री में फॉलो किया जाता है, तो ब्रिटेन में जहाँ से हमने लिया है, इसके अलावा जापान में भी है, कनाडा में भी और इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की। तो ये एक तरह से इसको क्या क्या बोला जाता है, नॉन रिस्पॉन्सिबल। क्यों नॉन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनका जो एग्जीक्यूटिव है इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट, ठीक है। एंड इसको नॉन पार्लियामेंट्री भी बोलते हैं बिकॉज ऑब्वियसली प्रेसिडेंशियल है तो नॉन पार्लियामेंट्री होगा, और इट इज़ फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, यानी जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की पोजीशन इतनी पावरफुल देखने को मिलती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। एंड इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेचर है जो वहाँ पे भी लोअर हाउस अपर हाउस है मतलब अमेरिका में, तो उस केस में जो उनका लेजिस्लेचर है जहाँ से जो बेसिकली जो सरकार बनाई गई है, तो कल को प्रेसिडेंट अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, उनकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो कुछ भी काम कर रही है, तो उनका जो लेजिस्लेचर है जहाँ से वो बेसिकली जिसके वो मेंबर हैं खुद प्रेसिडेंट, वो क्वेश्चन नहीं कर सकते प्रेसिडेंट से और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, ठीक है। और ज़्यादा फर्दर डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। अभी के लिए बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर के लिए, एंड प्रेसिडेंशियल में एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो सबसे पहले यूएसए में, ब्राज़ील में है, रशिया में है, श्रीलंका में है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बेसिकली क्या क्या फीचर्स है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के। तो सबसे पहला फीचर है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेसिडेंट जो है उनको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और डी यूरी एग्जीक्यूटिव बेसिकली कहा जाता है, ठीक है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इसलिए कहा जाता है बिकॉज देखा जाए तो प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होती है, ठीक है। जो भी काम किया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर जो है एकदम मतलब उनके जो पीछे जो काम किया जाता है वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो है वही काम करते हैं। मेन जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, बट प्रेसिडेंट की सिर्फ क्या रखते हैं, अप्रूवल रखते हैं, यानी जो भी काम प्राइम मिनिस्टर उनकी कैबिनेट कर रही है उन काम को अप्रूवल देना, अपनी सिग्नेचर देना, वो काम सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है, इसके अलावा और कोई काम जो है नहीं होता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है और इनको हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, यानी जो हमारी कंट्री है ऑब्वियसली उसका उनके वो हेड है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो रियल एग्जीक्यूटिव हैं क्योंकि रियल पावर इनके पास है, इन्हें डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है, एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उनके जो हेड है उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। फिर हमने देखा था आर्टिकल 74 में इस बात का लिखा हुआ था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिनको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो बेसिकली एड एंड एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, मतलब जो भी काम जो है प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने किया है उन काम के बारे में जो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को कि आपको इस तरीके से जो है इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रूफ करवाना है, अपने सिग्नेचर देने हैं, ठीक है। यानी कल को अगर मान लो हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है कल को कुछ भी सर्कुलर निकालती है, कुछ भी ऐसा काम करती है, तो आप नीचे देखोगे कि जो प्रेसिडेंट की स्टैंप लगे होते हैं, उनके साइन लगे हुए होते हैं। तो वही चीज़ है कि जब वो कोई भी काम जो है प्राइम मिनिस्टर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती हैं तो उन्हें जो भी एड एंड एडवाइस है प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा कि हमने इस तरीके से काम किया। क्यों? बिकॉज आप प्रेसिडेंट के नाम पे काम कर रहे हो, भले ही जो है प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, मेन पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, तो प्राइम मिनिस्टर सारे वो काम कर रहा है, बट जो भी काम कर रहा है उसे एडवाइस देना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को समझाना पड़ेगा कि ये हम कर रहे हैं एंड आपको इसको अप्रूव करना पड़ेगा, अपने सिग्नेचर जो है इसमें देने पड़ेंगे।
अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या जो भी काम प्राइम मिनिस्टर्स ने किए हैं, क्या उन सभी कामों को ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट जो है अप्रूवल दें? तो ये चीज़ जो है 42nd एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया था एंड 44th जो 1978 में आया था। तो उसमें आप देखोगे बोला गया था कि जो मिनिस्टर की एडवाइस है वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर, यानी प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकते जो भी एडवाइस उन्हें दी है, ठीक है। बट हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट, जब हम चैप्टर देखेंगे तो उनके पास कुछ वीटो पावर्स होती हैं, जिन्हें वो कुछ स्पेसिफिक जो है केसेस में यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कल को अगर मान लो कोई भी बिल जो है पार्लियामेंट से पास हुआ, ठीक है, प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं ये जो बिल है पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए सही नहीं है या फिर इसमें कुछ भी खामियां हैं, तो वो चाहें तो अपने वीटो पावर का यूज़ कर सकते हैं। बट आप देखोगे कुछ ही लिमिटेड केसेस में जो है प्रेसिडेंट इसको यूज़ कर पाता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो भी एडवाइस दी जाती है या फिर जो भी बिल भेजे जाते हैं प्रेसिडेंट को, उन्हें अप्रूव करना ही पड़ता है, ठीक है। क्योंकि बैकग्राउंड में देखिए जो मेन पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही है, ठीक है। और इस अमेंडमेंट से भी आप देख सकते हो कितना क्लियर कर दिया गया है कि जो एडवाइस जो दी जाएगी वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट उस एडवाइस को लेने से मना नहीं कर सकती, ठीक है। तो इन सब से हमें देखने को ये मिलता है कि जो हमारा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो हमारे प्रेसिडेंट है और जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट फीचर है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, वो है मेजॉरिटी पार्टी रूल। तो इसमें बोला गया है कि वो पार्टी जिसने सिक्योर किया हो मेजॉरिटी सीट्स इन दी लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, जब लोकसभा के जनरल इलेक्शंस होते हैं उस इलेक्शन में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने मेजॉरिटी सीट्स हासिल की हैं वही जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट लीडर ऑफ दैट पार्टी, और जो भी पार्टी है उसका जो भी लीडर होगा उसको बेसिकली अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर एज अ प्राइम मिनिस्टर बाय दी प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट क्या करेगा, जो भी पार्टी जीत के आई वो जीत के आने के बाद बोलेगी कि हाँ इस पार्टी का लीडर हमने इसको चुना है, तो वो चुना हुआ जो भी लीडर होगा उसको जो है प्रेसिडेंट जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर की तरह अपॉइंट कर लेंगे। अब क्योंकि प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर लिया है, अब प्राइम मिनिस्टर जो है बेसिकली आगे जाके जो है एडवाइस करेंगे इसको प्रेसिडेंट को कि इन लोगों को आपको मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट करना है, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो मोदी है, ठीक है, तो मोदी जी जब जीत के आए होंगे तो वो एज अ पार्टी के लीडर थे, तो उनको पहले प्रेसिडेंट ने एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मोदी जी चाहते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में किन किन को कौन कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, ठीक है। तो क्योंकि उन मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। बट क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, बट किसके एडवाइस में करेंगे, उन प्राइम मिनिस्टर की जो भी बेसिकली इन जिनों को अभी अपॉइंट किया। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर का होगा, उसके बाद जो बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट होगा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कोई पता है कि हाँ मेरी मिनिस्ट्री में ये हेल्थ मिनिस्टर रहने वाला, ये फाइनेंस मिनिस्टर रहने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब कोई सिंगल पार्टी जो मेजॉरिटी ना जीत पाए, ठीक है। अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी में जीत रही है तो फिर बेसिकली सिंपल रूल है कि वही गवर्नमेंट बनाएगी, और कल की डेट में जब भी फ्लो टेस्ट होगा तो उसे बस आके अपनी उस पार्टी को अपने आके जो है मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। जैसी मेजॉरिटी प्रूफ हो जाएगी तो वो अपना एज अ गवर्नमेंट की तरह काम कर सकती है। बट अगर हम बात करें, अगर मान लो लोकसभा के इलेक्शन में किसी भी सिंगल पार्टी को अगर मेजॉरिटी नहीं मिली तब क्या होगा, तो तब बेसिकली प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि जो भी पार्टीज़ होती हैं उनको बेसिकली बोला जाता है कि आप जो है कोalition फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ये 3 पार्टीज़ हैं, एक पार्टी को मान लो 5 सीट मिली, दूसरे को 10 सीट मिली, तीसरे को मान लो 20 सीट मिली, और टोटल रिक्वायरमेंट जो है कितनी की है, तो टोटल जो है एक पार्टी बनाने के लिए मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल है कि टोटल रिक्वायरमेंट है 30 सीट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, 3 पार्टीज़ ने मिलकर जो है अपनी एक कोalition गवर्नमेंट बना ली, और 30 होनी चाहिए और ये मिलकर कितना हो गए, 35 हो गए। तो अब ये जो है अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी इनके पास मिल गई है। तो इस तरीके से अगर मान लो कोई भी पार्टी अगर सिंगल मेजॉरिटी पार्टी मतलब पार्टी मेजॉरिटी में नहीं जीती है, तो उस केस में जो है प्रेसिडेंट जो होते हैं, जो है कोalition ऑफ पार्टीज़ जो होती हैं, मतलब वो पार्टी जिन्होंने अपना कोalition बना लिया होता है, मिलकर उन्होंने अपनी मेजॉरिटी बना ली होती है, उनको इन्वाइट किया जाता है गवर्नमेंट को फॉर्म करने, गवर्नमेंट बनाने के लिए। और जैसे ही वो बेसिकली जब वो फ्लोर ऑफ द हाउस में अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कर लेते हैं तो उस हिसाब से वो फिर काम कर सकते हैं। बट हमने देखा है कि अगर मान लो बहुत से सरकारें होती है जो कोalition फॉर्म करके तो आ जाती हैं, बट आने वाले टाइम पे कितना ज़्यादा उन्हें उनके बीच में देखने को मिलता है, बिकॉज आपने 2-3 पार्टीज़ जब मिलकर कोalition बना रहे तो उनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट देखने को मिलेगी। कोई किसी तरीके से काम करना पसंद करता है, कोई किसी और तरीके से। तो इस तरह से जो है स्टेबिलिटी जो है इतनी कोalition पार्टी में देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि जो भी सिंगल पार्टी है वो कोशिश करे कि मेजॉरिटी में जीत के और अच्छे से फिर अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से जो है काम करे, ठीक है। तो ये हमने देखा सेकंड फीचर। अब हम चलते हैं थर्ड फीचर की तरफ, जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में बोला गया है कि जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए इन जनरल, ठीक है। आपको वर्ड का ध्यान रखना है, इन जनरल, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के इन पर्टिकुलर, ठीक है। क्योंकि अब क्यों ऐसा होता है, बिकॉज देखो एक मिनिस्टर है, ठीक है, उसके पास एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, काम करेगा वो, ठीक है। अब क्योंकि वो मिनिस्टर जो है लोकसभा का है, जब भी उस मिनिस्टर को कल को बिल लाना होगा तो उसे दोनों हाउसेस में जो है पास करवाना है, ठीक है। तो इन जनरल देखा जाए तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, पूरी पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट में लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है, प्रेसिडेंट भी आती है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें आती हैं। तो उस पर्टिकुलर बिल को जो मिनिस्टर लेके आया है उसको पास तो तीनों से करवाना पड़ेगा, पहले लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, प्रेसिडेंट से, ठीक है। तो इन जनरल मतलब अगर देखिए ओवरऑल वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस पार्लियामेंट के लिए, ठीक है, जिसमें लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और प्रेसिडेंट भी है। बट स्पेसिफिक देखिए तो किसके लिए, लोकसभा के लिए। क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलरली उस पार्टी से जीत के आया है, जो लोकसभा मतलब जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग गवर्नमेंट है, जो लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए थे उस जनरल इलेक्शन में से वो जीत के आया है वो मेंबर, और फिर जाके उसको मिनिस्टर बनाया गया है। तो कल को अगर मान लो लोकसभा चाहे तो उन पर्टिकुलर मिनिस्टर्स को, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि लोकसभा चाहे तो रिमूव कर सकते हो मिनिस्ट्री को, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिन्हें हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उनको ऑफिस से निकाल सकती है बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो अगर लोकसभा में जो भी मेंबर्स हैं अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दें तो
कल में जो है जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको अपनी मतलब सीट से जो है छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उनको मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन पर्टिकुलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। तो इस तरीके से दे एक्ट एज अ टीम, उन्हें पूरी टीम की तरह काम करना पड़ता है, स्विम करना पड़ता है, सिंक टुगेदर, मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं सभी लोगों को एक साथ टीम वर्क करके काम करना है। अगर स्विम करना है तो साथ ही स्विम करेंगे, सिंक होना है तो सब साथ में सिंक करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलना चाहिए, सभी के सभी एक साथ काम करें, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। बिकॉज कल की डेट में अगर मान लो कोई भी मिनिस्टर जो है पर्टिकुलर बिल ला रहा है, ठीक है, बिल लाने के बाद क्योंकि हम जानते हैं पर्टिकुलर रीडिंग्स की जाती हैं, फिर उसमें वोट मांगा जाता है, तो वोट करने के टाइम पे अगर मान लो उन्हीं लोकसभा के मेंबर्स यानी जो उन्हीं की पार्टी के मेंबर्स हैं, कल को अगर मान लो उस वोट को मतलब उस बिल को अच्छे से पास नहीं करवा पाए, तो मेजॉरिटी कहाँ किस बात की रही, ठीक है। इसमें तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, भाई ये पार्टी जो है मेजॉरिटी में जीत के आई है, एक पर्टिकुलर बिल को पास नहीं करवा पा रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो मिनिस्टर्स, भले वो आज मिनिस्टर बने हुए हैं, बट है तो वो लोकसभा का ही पार्ट ना, तो इसलिए उन सभी को जो है एक टीम की तरह काम करना है, एक साथ स्विम करना है, एक साथ सिंक करना है, ठीक है। उनके बीच में जो है एक तरह का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर जहाँ भी डिफरेंस देखने को मिला तो सरकार जो है गिरने की बेसिकली कगार में आ जाती है। और ज़्यादातर कह सकते हैं इतने सारे डिफरेंसेस तब देखने को मिलते हैं जब जो है कोलिशन पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई हो, बिकॉज उस केस में ऑब्वियसली जब 2-3 पार्टी एक साथ मिलकर सरकार बनाएंगी तो उनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट है। और अगर मान लो कि इस पर्टिकुलर मिनिस्टर को कोई और मिनिस्ट्री दे दी है, किसी को कुछ नहीं मिला है, किसी पार्टी को कुछ नहीं मिला है, मतलब इस तरीके से जो है एकदम डिसबैलेंस देखने को मिलता है, तो उस केस में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सरकार जो है गिर जाए, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है हमारा का पॉलिटिकल होमोजिनिटी, यानी एक होमोजिनिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यूजुअली मेंबर्स जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो जैसे हमने देखा है कुछ पॉलिटिकल पार्टी होती है जो राइट विंग कहलाई जाती है, ठीक है, और कुछ होती है लेफ्ट विंग होती है। तो हर एक मतलब सोच होती है कि वो कंजर्वेटिव थिंकिंग के, लिबरल सोचते हैं, कैसा है। तो एक पर्टिकुलर पार्टी जब मेजॉरिटी में जीत के आती है तो उनकी एक थिंकिंग होती है, ठीक है, जिस हिसाब से वो काम करते हैं। तो वही वहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो बिलोंग करते हैं सेम पॉलिटिकल पार्टी के, दे शेयर द सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी शेयर करते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट द मिनिस्टर्स आर बाउंड बाय द कंसेंसस, यानी क्योंकि 3 अगर पार्टीज ने कोलिशन बनाया है तो उन तीनों पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज डिफरेंट है। बट अगर उन्हें कल की डेट में अगर गवर्नमेंट बने रहना है, पावर में बने रहना है, तो उन्हें कंसेंसस के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। यानी सभी की राय लेकर अच्छे से काम करना पड़ेगा। अगर मान लो 3 पार्टीज़ ने मतलब कोलिशन बनाया, बस एक पार्टी की जो आइडियोलॉजी उस पर ही काम चल रहा है, बाकी 2 पार्टीज से बोलेंगी मतलब हम जैसे चाहते हैं वैसे तो काम हो ही नहीं रहे, तो वो अपना क्या करेंगे, अपना हाथ खींच लेंगी, अपने आप को एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके सरकार को गिरा देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए बेटर है कि आप एक सेम आइडियोलॉजी की सरकार जो है आए और वो काम करें। अगर कोलिशन भी है तब भी कोशिश की जाए कि कंसेंसस के बेसिस पे जो है सब काम करने चाहिए। नेक्स्ट फीचर है डबल मेंबरशिप। तो इसमें बेसिकली कहा गया है कि जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो मेंबर होते हैं बोथ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के। क्यों? बेसिकली अगर मान लो कोई पार्टी है, उसने जो लोकसभा का इलेक्शन है वो लड़ा, ठीक है। तो जो इलेक्शन लड़के आई तो सबसे पहले तो वो लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए लड़के आई है, तो सबसे पहला वो पार्ट किसका, लेजिस्लेचर का। उसके बाद उसे उस पर्टिकुलर मेंबर को एक मिनिस्ट्री मिल गई है, इसलिए वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन चुका है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि हर एक पर्सन के पास डबल मेंबरशिप होती है, ऐसे वो लेजिस्लेचर भी काम करते हैं और एग्जीक्यूटिव की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। तो वो लिखा है कि दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन नॉट बी अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो यानी कि वो पर्सन, ठीक है, जब पहले उसको मेंबर होना पड़ेगा पार्लियामेंट का तभी वो मिनिस्टर बन सकता है। बट क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पर्सन मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, इट मीन्स कि जो भी हमारा पार्लियामेंट है, यानी पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है, जब भी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो पर्टिकुलरली उस पर्सन ने या तो इलेक्शन में पार्ट नहीं लिया होगा या फिर वो इलेक्शन में मान लो जीत के नहीं आया, तो इट मीन्स वो लोकसभा और राज्यसभा में किसी का भी मेंबर नहीं है, यानी वो कोई एमपी है ही नहीं। अब वो क्योंकि वो एमपी नहीं है तो आप उसको कैसे मिनिस्टर बना सकते हो, ठीक है, यही बात होती है। बट क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज़ लिखी हुई है कि भले ही वो मिनिस्टर मेंबर ना हो पार्लियामेंट का, फिर भी वो चाहे तो 6 महीने तक मिनिस्टर बन के रह सकता है, ठीक है। बट यानी कि अगर मान लो कोई भी पर्सन है, कल को XYZ है, ठीक है, उसने कोई भी लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ा, ठीक है, बट अगर कल को चाहे मोदी जी उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसने लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ा उसको एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री दे सकते हैं काम करने के लिए, ठीक है। और वो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को सिर्फ 6 महीने तक ही मिनिस्ट्री में काम कर सकता है। उस 6 महीने के अंदर उसको जो है किसी भी तरीके से मेंबर बनना पड़ेगा पार्लियामेंट का, चाहे वो लोकसभा का मेंबर बने, राज्यसभा का बने, डजंट मैटर, बट उसे मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अगर मान लो 6 महीने के बाद भी वो मेंबर नहीं बनता तो एज अ मिनिस्टर उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि डबल मेंबरशिप काम करती है कि कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर जो होगा वो मेंबर होना चाहिए लेजिस्लेचर का भी एंड एग्जीक्यूटिव का भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें बेसिकली कहा जा रहा है कि जो हम प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं द लीडरशिप इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कोई भी गवर्नमेंट जहाँ पे बनी हुई है तो उस गवर्नमेंट के वो एक लीडर हैं, तो एक लीडरशिप का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और साथ ही साथ वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी लीडर होते हैं, वो लीडर होते हैं पार्लियामेंट के और जो भी पार्टी पावर में है उसके लीडर, यानी एक तरह से प्राइम मिनिस्टर कहा जाए तो प्राइम मिनिस्टर जो पार्टी पावर में है उसके भी लीडर हैं, पार्लियामेंट के भी लीडर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी लीडर हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ही विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल एंड हाईली क्रूशियल रोल इन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होती है, किस तरीके से लॉ बनाना है, उसे एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से बिजनेस चलाना है, मतलब जो भी हाउस है पार्लियामेंट का, तो उन सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर का देखने को मिलता है। उनकी लीडरशिप स्किल्स जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। बिकॉज एक पर्टिकुलर पर्सन जो प्राइम मिनिस्टर है, जो कि लीडर है गवर्नमेंट का, तो किस तरीके से उसे अपनी लीडरशिप को लेके आना है, किस तरीके से उसे ऐसे ऐसे क्रिटिकल चीज़ों में अपना
अपनी भूमिका बनाए रखनी है कि कैसे उसे पर्टिकुलर बिल को पास करना है, वो सिर्फ उसकी विल पावर से डिसाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी में जीत के आती है तो उसके पास जो होती है लीडरशिप होने के साथ साथ लोग उन्हें मतलब उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका सपोर्ट होता है, तो चीज़ें अच्छे से वो पास कर पाते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, मोदी गवर्नमेंट की, तो जिस तरीके से उनकी मेजॉरिटी है आज की डेट में, जिस तरीके से वो कोई भी बिल ला के तुरंत एकदम से लोकसभा और राज्यसभा से एकदम पास कर देते हैं। बहुत कम बार ऐसा हो देखने को मिला है कि वो कोई भी कमेटी जो होती है, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जो है स्क्रूटनी के लिए नॉर्मली जो है बिल को भेजा जाता है, तो कई बार उन बिल को स्क्रूटनी किए बिना ही जो पास कर दिया जाता है। तो ये सब क्यों कर पाते हैं? बिकॉज उनके पास मेजॉरिटी है, लोगों का सपोर्ट है, जो उनके जो मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट है कि वो तुरंत उस बिल को पास कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप है वो इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है टिकी रहेगी, किस तरीके से वो नए नए लॉज लेके आएंगे, कैसे कैसे उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे देश की तरक्की के लिए वो काम करेंगे, जनता के लिए जो जनता ने उन्हें चुन के भेजा है कैसे उनके लिए हित के लिए काम करेंगे, डेवलपमेंट लेके आएंगे। तो सारी की सारी ये लीडरशिप ही होती है उनकी। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। तो लोअर हाउस की हम बात की जा रही है मतलब लोकसभा। तो याद रखना हमेशा कि डिसोल्यूशन हमेशा लोकसभा का ही हो सकता है, राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं किया जाता, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन क्या होता है। तो उसमें बोला जाता है कि जो भी लोकसभा होती है तो उनको बेसिकली डिसॉल्व करने की पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है, बट किस रिकमेंडेशन से होगी? प्राइम मिनिस्टर। नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, ऐसा नहीं खुद से जाके उनको डिसॉल्व कर देगी लोकसभा को, नहीं। प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं जो रिकमेंड करते हैं। सोचो प्राइम मिनिस्टर खुद एक लोकसभा का पार्ट है, वो खुद से जो है बोलते हैं कि अब हमें लगता है कि हमारी पार्टी जो मेजॉरिटी में नहीं है या फिर इस तरीके से कुछ भी इशूज देखे जा रहे हैं, तो वो रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि आप जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए। तो वो प्रेसिडेंट को ही क्यों बोल रहे हैं, खुद से क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज इसलिए वो खुद से नहीं कर रहे क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही उनको चुना था। आपने देखा था कि किस तरीके से प्रेसिडेंट ही हैं जो भी पार्टी जो रूल मतलब पार्टी जो मेजॉरिटी में जीत के उसके लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जा रहा है। तो इसलिए जो उनको हटाने का, जो उनको रिमूव कर डिसॉल्व करने की जो पावर है प्रेसिडेंट के पास होती है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर है वही एडवाइस कर रहे हैं प्रेसिडेंट को कि आपको लोकसभा को रिमूव करना है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शंस। यानी भले ही जो सरकार अभी है उनके 5 साल का टर्म है, ठीक है, 5 साल का टर्म होने के बावजूद भी अगर चाहे तो प्राइम मिनिस्टर मतलब मान लो तीसरे साल में बोल सकती है प्रेसिडेंट को कि आप हमें डिसॉल्व कर दो, भले ही जो आपकी एक्सपायरी डेट अभी जो टर्म है वो बचा हुआ हो, ठीक है। यानी अगर आज की डेट में हम देखें तो जैसे मोदी गवर्नमेंट अभी है, तो अभी की डेट में अगर मान लो मोदी को ऐसा लगता है कि जो उनकी गवर्नमेंट है उन पर मेजॉरिटी नहीं है या फिर उनको अच्छे से मतलब काम नहीं कर पा रही, जो भी रीजंस हैं, तो वो प्रेसिडेंट को जाके बोल सकती हैं कि हमारी जो लोकसभा है उसको जो है डिसॉल्व कर दो। भले ही मोदी के पास अभी जो है काफ़ी टर्म बचा हो उनकी जो प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है, टर्म अभी बचा हुआ हो, फिर भी वो चाहे तो लोकसभा को डिसॉल्व करवा सकते हैं और फ्रेश इलेक्शन के लिए बोल सकते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव का मतलब है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव एंजॉयज द राइट टू गेट द लेजिस्लेटिव डिसॉल्व्ड इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की कौन बात कर रहा है? एग्जीक्यूटिव इज प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के पास राइट है कि वो लेजिस्लेचर यहाँ पे कौन है? लोकसभा को डिसॉल्व करवा सकता है, ठीक है। यानी प्राइम मिनिस्टर जो कि एग्जीक्यूटिव हैं उनके पास ये राइट है कि वो खुद से ही जो है उस लेजिस्लेचर का पार्ट होते हुए भी वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करवा सकते हैं। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है सीक्रेसी। तो इसमें बेसिकली कहा गया है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो ऑपरेट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। यानी जब भी कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर्स जो होते हैं मिनिस्ट्री में आते हैं तो उन्हें जो है सीक्रेसी का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। एंड दे कैन नॉट डिवल्ज इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोसीडिंग पॉलिसीज डिसीजन। यानी वो मिनिस्टर्स के जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जो भी पॉलिसीज़ वो बना रहे हैं आपस में मिलकर, जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, तो उनको वो सीक्रेटली रखना है, उनको किसी भी पब्लिक में फैलाना नहीं है उस इन्फॉर्मेशन को, जब तक सही टाइम ना आए। सही टाइम इन द सेंस जो भी आप देखते हो कि सरकार कुछ भी काम करती है तो एक बार प्रेस रिलीज़ करती है, ठीक है। तो जब भी सारा काम होने के बाद जो है उसे जनता के सामने रिवील किया जाता है कि ये पॉलिसी ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम देखें जीएसटी का, तो जीएसटी के बारे में काफ़ी टाइम से जो है इन मिनिस्टर्स के बीच में बातें चल रही थी कि इस तरीके से लाना है, नहीं लाना है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब जीएसटी आया नहीं था, उससे पहले अगर मान लो कोई मिनिस्टर अगर इस बात को लीक कर देता तो कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। बट क्योंकि वो सारे मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो एक सीक्रेसी ऑफ ओथ को जो है बेसिकली एंटर करने से पहले, क्योंकि अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले जब भी वो मतलब एज अ मिनिस्टर ने पद दिया होगा तो उन्होंने अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले एक सीक्रेसी ऑफ ओथ को जो है लिया होगा। और इस ओथ को कौन बेसिकली लेने में हेल्प करता है? तो एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उन प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन की हेल्प से उस पर्टिकुलर मेंबर को जो मिनिस्ट्री दी होगी, तो उस पर्टिकुलर मेंबर को जब मिनिस्टर बनाया होगा तो उसने वहाँ पे ओथ लिया होगा सीक्रेसी की भी, ठीक है। और ओथ लेने में किसने हेल्प करी होगी? तो प्रेसिडेंट ने हेल्प करी है। तो क्योंकि उन्होंने सीक्रेसी की ओथ ली है तो उन्हें उस सीक्रेसी को बनाए रखना है कि जो भी पॉलिसीज़ वो बना रहे हैं अपने अपने ऑफिस में बैठ के जो भी डिसीजंस ले जा रहे हैं उनको सीक्रेट रखें, और जब सही टाइम आएगा, जब प्रेस रिलीज़ की जाएगी, जब जनता को बताना होगा, तब उस इन्फॉर्मेशन को बाहर लेके आ जाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हमने देखे वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है। अब हम देखते हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या फीचर्स है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के, ठीक है। तो अभी तक हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स देखे कि किस तरीके से नॉमिनल हेड कौन होता है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर की होती है, सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है। तो ये सारे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स देखे। अब हम देखते हैं जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, तो ऑल दो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट आपको बहुत सारी कंट्री में देखने को मिलेगी। जैसे आपका हमने डिस्कस किया था रशिया है, श्रीलंका है, ब्राज़ील है, यूएसए, ठीक है। बट हम यहाँ पे स्पेसिफिकली अमेरिका को लेकर जो है डिस्कस करेंगे किस तरीके से अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट बनाई जाती है और क्या क्या उनके फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला फीचर ये है कि जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है
इज़ बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट मतलब पूरी कंट्री का जो हेड है वो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ही होते हैं। इंडिया में भी हेड ऑफ द स्टेट हमारे प्रेसिडेंट है, पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है हम अमेरिका में वो भी प्रेसिडेंट ही होते हैं, जबकि हमारे यहाँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, जिसे लोगों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है उनका इंडायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, कैसे इलेक्शन किया जाता है वो हम देखेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, फिर इस हिसाब से जो है आपकी स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, पार्लियामेंट में भी जो लेजिस्लेचर होगी, जो इलेक्टेड बॉडी इलेक्टेड वो होते हैं, मेंबर्स होते हैं, एमपीज़ होते हैं, वही बेसिकली उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं। ठीक है, बट अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, वहाँ की जो जनता होती है वो उनको डायरेक्टली चुनते हैं। ठीक है, तो एज़ दी हेड ऑफ द स्टेट अगर देखें तो काफ़ी बड़ी जो सेरेमोनियल पोजीशन है वो एंजॉय करते हैं। ऑब्वियसली वो हेड ऑफ द स्टेट है, कंट्री के हेड एज अ प्रेसिडेंट है वो। एंड एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट देखिए तो उनका रोल क्या होता है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के जो होते हैं उसको लीड करते हैं। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव होता है जिसका मेन काम क्या होता है? लॉ को इंप्लीमेंट करना, लॉ को बनाना, तो उसको वो लीड करते हैं। उनकी जो नीचे जो एग्जीक्यूटिव बैठे होंगे वो बेसिकली जो मिनिस्टर्स होंगे फिर वो काम करेंगे, बट वो उन सबके हेड कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो एक ही पर्सन जो है कंट्री का भी हेड है और जो गवर्नमेंट चुन के आई है उसका भी हेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। ठीक है, और इन इलेक्टोरल कॉलेज में भी जो मेंबर्स होते हैं पहले इनका इलेक्शन होता है, मतलब पहले जनता क्या करेगी? उन मेंबर्स को चुनेगी जो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होंगे, एंड फिर वो इलेक्टोरल कॉलेज में जो लोग होंगे वो मिलकर जो है प्रेसिडेंट को चुनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स काफ़ी होता है इनका इलेक्शन सिस्टम प्रेसिडेंट का। बट हम देखें तो इनका 4 साल का टाइम टेन्योर होता है। जो प्रेसिडेंट जो चुन के आते हैं अमेरिका के, उनका सिर्फ 4 साल का ही टेन्योर देखने को मिलता है। बट हमारे यहाँ कितने का देखने को मिलता है? 5 साल का। ही कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द कांग्रेस, यानी जो भी उनका जो कांग्रेस है, यानी जो कह सकते हैं उनकी जो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती हैं, तो उनके यहाँ एक लोअर हाउस को वो कहते हैं बेसिकली कांग्रेस, और जो अपर हाउस होता है उनको सीनेट बोला जाता है। तो जहाँ पे वो चुन के आए हैं वहाँ से उन्हें कोई रिमूव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अगर उनका इम्पीचमेंट किया गया हो। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट जो होते हैं अमेरिका के उनका इम्पीचमेंट हो सकता है, और वो भी कब हो सकता है? जब उन्होंने कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ ऐसा काम किया हो जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अपराध माना जाता है। ठीक है, यानी कुछ ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ ऐसा काम कर दिया हो, तब जाके उनका इम्पीचमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने न्यूज़ में काफ़ी दफ़ा सुना था कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे इससे पहले प्रेसिडेंट अमेरिका की, तो उनका इम्पीचमेंट मोशन चलाया जा रहा था। बट देख सकते हैं कि इम्पीचमेंट मोशन चलाना वो अलग बात है, उसे पास करना दोनों हाउसेस से, यानी जो भी उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो सेनेट है उन दोनों से पास करवाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है और इम्पीच करना। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस जो देखने को मिलता है अमेरिका में। नेक्स्ट फीचर है कि द प्रेसिडेंट जो होते हैं वो गवर्न किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट। जिस तरीके से हमारा प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती है जो मिलकर जो डिसीजन लेते हैं, तो इस तरह से प्रेसिडेंट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनको भी एक कैबिनेट जो होते हैं उनको हेल्प करती है डिसीजन लेने में। एंड वो कैबिनेट जो होती है उनको एक स्मॉलर बॉडी जो होती है उसे किचन कैबिनेट बोला जाता है। मतलब ऑल्दो उनके पास कैबिनेट है, बट एक छोटा कैबिनेट जो होता है किचन कैबिनेट, जहाँ पे कुछ ही लोगों को बेसिकली वो रखते हैं। ठीक है, सो दैट वो इजीली जो है उनसे एडवाइस ले सकें। तो वो एक तरह की जो है सिर्फ एडवाइजरी बॉडी का काम करती है किचन कैबिनेट। एंड दे कंसिस्ट ऑफ नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज, यानी उस कैबिनेट में जो लोग होंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो इलेक्टेड नहीं होंगे, यानी जनता ने उन्हें चुन के नहीं भेजा है कि आपको जो है बेसिकली प्रेसिडेंट के लिए काम करना है। नो, तो उन बेसिकली उन लोगों को कह सकते हैं कैबिनेट में जो एग्जीक्यूटिव बैठे हैं उनको जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं होता है, वो डायरेक्टली जो प्रेसिडेंट नहीं चुनता। अगर प्रेसिडेंट का मन करे तो किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल को उठा के ले आएगा कि भाई आप हमारे किचन कैबिनेट का पार्ट हो, किसी भी बिजनेसमैन को उठा के ले जाएगा कि भाई आप हमारी ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो। तो इस तरह से उनकी जो मतलब जो किचन कैबिनेट होती है वहाँ पे ए नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज को रखा जाता है, जो बेसिकली डे टू डे जो भी काम होते हैं एग्जीक्यूशन के काम होते हैं उनको वो करते हैं। एंड दे आर सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय हिम, यानी प्रेसिडेंट ही उनको सेलेक्ट करेगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, और अपॉइंट भी वो खुद से करता है। ठीक है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू हिम। ऑब्वियसली जो प्रेसिडेंट उन्हें सेलेक्ट कर रहा है उनको अपॉइंट कर रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल भी प्रेसिडेंट के लिए होंगे। एंड कैन बी रिमूव बाय हिम एट एनी टाइम, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं है, तो इलेक्टेड नहीं है तो किसी भी टाइम प्रेसिडेंट चाहे तो उन्हें अपॉइंट कर सकता है और किसी भी टाइम उनको चाहे तो रिमूव कर सकता है। ठीक है, उनका काम सिर्फ इतना ही है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे कि किस तरीके से प्रेसिडेंट को अगर कुछ भी काम करना है, कुछ भी पॉलिसी लेके आनी है, तो उस चीज़ में एडवाइस देने का काम बस उनका रहने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं और उनके जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो हमने भी देखे थे नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज, उनकी बात की जा रही है कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस फॉर देयर एक्ट, यानी जो भी वहाँ का मतलब जिस तरह से हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है उनके यहाँ कांग्रेस कहा जाता है, तो जिस तरह से हमारे यहाँ बोला जाता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर के लिए, बट अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है वहाँ पे उनके जो प्रेसिडेंट है और उनके जो भी सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरी जो कि नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज है जो कि एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं, ये दोनों जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होती कांग्रेस के लिए, यानी कोई भी काम वो कर रहे हैं, कोई भी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, तो कांग्रेस जो है बेसिकली उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकती। ठीक है, एंड दे नाइदर पोजेस मेंबरशिप इन द कांग्रेस नॉट अटेंडेड सेशन, क्योंकि वो जो सेक्रेटरीज हैं, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्टेड है नहीं, तो इलेक्टेड नहीं है तो उनको मेंबरशिप नहीं मिल सकती कांग्रेस की, और कांग्रेस के वो मेंबर नहीं है तो कांग्रेस की कोई भी सेशन होगा, मीटिंग होगी तो उसको अटेंड भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं है, वो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज हैं और किचन कैबिनेट का पार्ट है, तो सिर्फ जो प्रेसिडेंट जिन जिन कामों के लिए उनको बोलेगा वही काम वो करेंगे, इसके अलावा उनको कोई काम और नहीं करना होता है। नेक्स्ट फीचर है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस। ठीक है,
यानी कि जिस तरीके से हमारा प्राइम मिनिस्टर के केस में देखा जाता है कि जो लोअर हाउस होता है, यानी जो हमारा लोकसभा है, और लोकसभा से ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो बेसिकली आए होते हैं। तो क्योंकि वो अगर उन्हें लगता है कि उनकी गवर्नमेंट उस तरीके से मेजॉरिटी में नहीं है, तो वो प्रेसिडेंट को जो है रिकमेंड करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप जो है बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है उसको गिरा दो, उसको डिजॉल्व कर दो, ठीक है, लोकसभा को डिजॉल्व कर दो। बट अगर हम प्रेसिडेंट के केस में देखें, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट है कभी भी लोअर हाउस को डिजॉल्व करने की बात कह ही नहीं सकता है, बिकॉज प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग होता है और जो लोअर हाउस जो है उनका अलग होता है, एंड दे बोथ आर नॉन रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो लोअर हाउस और लेजिस्लेचर दोनों आपस में रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट जो है चाह के भी जो लोअर हाउस है कांग्रेस का, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, उनको डिजॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है कि जो डॉक्ट्राइन और सेपरेशन ऑफ पावर है वो एक तरह का बेसिस है यहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, ठीक है। तो आपको को याद रखना है कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है वहाँ पे क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर्स देखने को मिलती है, पावर्स डिवाइड है बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होती है, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो है, यानी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के काम पे दखल नहीं दे सकता, और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव भी नहीं दे सकती, और पर्टिकुलर जुडिशरी की उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो जो तीनों ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स जो होती हैं, वो आपस में कैसी होती है, सेपरेटेड होती हैं, ठीक है। एंड दे आर वेस्टेड इन 3 इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और ये 3 इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के ऑर्गन्स बनाते हैं, जहाँ पे तीनों को जो है इंडिपेंडेंस दी होती है कि आप जिस तरीके से काम करना चाहते हो उस तरह से कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि हम देखते हैं कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब पोजीशन पे होता है, तो पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूशन का काम है, यानी पूरा एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है उसमें जो है सिर्फ प्रेसिडेंट की चलती है। लेजिस्लेचर की बात करें तो लेजिस्लेचर पे उनका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और जो सेनेट है वो आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है पावर जो है प्रेसिडेंट की उतनी नहीं होती जितनी एग्जीक्यूटिव में होती है, ठीक है। और जहाँ तक बात करें जुडिशरी थी, तो अमेरिका में जो जुडिशरी है उनको काफ़ी ज़्यादा पावर दी गई है जुडिशरी को, ठीक है। और किस तरीके से जुडिशरी काम करती है वो उतना हमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट जिस तरीके से इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारा जो जुडिशरी है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना अमेरिका में है, ठीक है। अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए गए वहाँ की जुडिशरी को कि वो उस तरीके के एक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। बट हमारी जुडिशरी को एक तरह का बैलेंस में रखा गया है, बैलेंस इन द सेंस कि वो जो भी मिनिस्टर्स या फिर जो भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट की या फिर जो भी स्टेट की गवर्नमेंट की, अगर वो कुछ भी ऐसे एक्ट एंड पॉलिसीज लेके आ रहे हैं जो लोगों के लिए हित में नहीं है, उनको वो क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी की जो पावर है इतनी भी नहीं देना चाहती है, मतलब दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर करते हैं, और इतनी भी कम नहीं दी गई है कि वो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को चेक ही ना कर सके, ठीक है। तो एक बैलेंस क्रिएट किया गया है। और जिस तरीके से इंडिया में जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट के साथ साथ इंटीग्रेटेड भी है, कि जो हाई कोर्ट है, पर्टिकुलरली जो हाई कोर्ट का केस है, फिर वो आपको देखोगे हाईएस्ट कोर्ट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, एंड इस तरीके से मतलब जो नीचे आपके सबॉर्डिनेट कोर्ट है, देन उसके बाद आपका हाई कोर्ट आता है, देन आपका सुप्रीम कोर्ट आता है। तो इस तरह से जो केसेस हैं वो सुने जाते हैं, चाहे वो स्टेट सब्जेक्ट से केसेस हो या फिर यूनियन सब्जेक्ट के केसेस हों। बट अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, अमेरिका में बात करें, तो वहाँ पे जो फेडरल कोर्ट होती हैं वो सिर्फ फेडरल सब्जेक्ट्स पे ही डील करती हैं, ठीक है। और जो प्रोविंसेस होते हैं, जो भी 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, तो उनके यहाँ जो प्रोविंशियल कोर्ट है वो सिर्फ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे ही डील करेंगे, ठीक है। यानी जो फेडरल कोर्ट है, जो बेसिकली सेंटर में जो फेडरल कोर्ट बनाया गया है अमेरिका में, वो किसी भी प्रोविंशियल स्टेट के सब्जेक्ट्स में जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता। जबकि हमारी जुडिशरी क्या कर सकती है, वो प्रोविंशनल हो या फेडरल, दोनों की केसेस को डील भी करती है और लोगों को जस्टिस भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इस तरह का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने फीचर्स जो थे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के देख लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं, और क्या क्या रीज़न है कि हमने इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, वो हम देखते हैं कि करके। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेरिट्स की तरफ। तो सबसे पहले मेरिट्स में हम देखेंगे हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो इसमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव ऑर्गन हो, उन दोनों के बीच में जो है एक इंटरडिपेंडेंट होता है, यानी वो आपस में एक दूसरे एक मतलब लेजिस्लेटिव ऑर्गन और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन आपस में इंटरडिपेंडेंटली काम करता है, ठीक है। और इस तरीके से जो हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्यूट होने के चांसेस है बहुत कम होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन भी कम होती है, ठीक है। और क्योंकि हमारा जो लेजिस्लेचर है उन्हीं में से कुछ लोग कुछ मेंबर्स जो होते हैं जिनके जो एग्जीक्यूटिव में भेजे जाते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं वो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट फील करते हैं, ठीक है। तो जो भी काम जो है फिर एग्जीक्यूटिव करेगा वो कहीं ना कहीं फिर लेजिस्लेचर को बताएगा, क्योंकि उसी का ही पार्ट है। तो इस तरीके से जो हार्मनी है दोनों में देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ा जो मेरिट कह सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम का वो यही है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो आपस में एक साथ मिलकर काम करते हैं तो डिस्प्यूट कम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेरिट है वो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसमें बेसिकली बोला गया है कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास से पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं वो सारे मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट की। और जब भी बात पार्लियामेंट की आती है तो आपको याद रखना है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये लोग जो है बेसिकली उस पर्टिकुलर मिनिस्टर से सवाल जवाब पूछ सकते हैं जो भी उसने एक्ट किया है उसके लिए। एंड ये पार्लियामेंट के पास काफ़ी ज़्यादा एक पावर होती है जिसके थ्रू मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या क्या पावर मतलब कह सकते हैं काफ़ी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। लाइक क्वेश्चन आवर होता है जहाँ पे पर्टिकुलर मिनिस्टर से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन किया जा सकता है लोकसभा राज्यसभा के जो भी मेंबर्स हैं उनके द्वारा कि पर्टिकुलर पॉलिसी आप लाए तो क्यों लाए, आपने इस पॉलिसी में इतने पैसे खर्च क्यों करें। तो आपको देखने को मिलेगा जब भी आप पार्लियामेंट की डिबेट्स वगैरह सुनते हैं तो किस तरीके से जो बाकी जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा के किस तरह से मिनिस्टर्स के ऊपर दबाव डालते हैं, उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से हमने रफाइल का मुद्दा देखा था कि तो इतने रफाइल आप उनसे क्यों खरीद रहे हो, इतना पैसा क्यों हमारा गया, क्योंकि पैसा जनता का है तो जनता के द्वारा भेजी हुई लोग ही हैं जो वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं जनता के बिहाफ में जो है वो मेंबर्स जो है मिनिस्टर से सवाल जवाब कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है।
और जिस तरह से डिवाइसेस के बारे में मैंने बताया था कि क्वेश्चन आवर है, एक डिस्कशंस होते हैं जहाँ पे मिनिस्टर्स के साथ डिस्कशन किया जाता है। जॉइंटमेंट मोशन है, नो कॉन्फिडेंट मोशन है। एंड नो कॉन्फिडेंट मोशन तो ऐसा डिवाइस है कि जहाँ पे आपको लगे कि भाई मिनिस्टर्स अच्छे से काम नहीं करें, इनके बीच में मेजॉरिटी नहीं है, तो तुरंत जो है प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर देते हैं कि मतलब बेसिकली लोकसभा जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के जो है हाउस को डिसॉल्व कर सकती है, ठीक है। और हाउस को डिसॉल्व करना है तो उसकी रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर देते हैं प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट हिसाब से जो है हाउस को डिसॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे लोकसभा की ही बात की जा रही थी, क्योंकि लोकसभा का डिसोल्यूशन पॉसिबल है, राज्यसभा का नहीं। नेक्स्ट फीचर है प्रिवेंट करना डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म का यहाँ पे बेसिकली मतलब है कि यहाँ पे कोई एक पर्सन के पास जो है पावर नहीं होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि कल की डेट में वो कोई भी फैसले जो अपनी मर्जी से ले लें, और जो भी उनके जो मिनिस्टर्स है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स में जो मिनिस्टर्स बैठे उनसे एडवाइस न लें, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह का जो डेस्पोटिज्म है वो बेसिकली हो ना जाए, इस तरह से एक पर्सन के पास पावर ना है, इस चीज़ को रोकने का काम जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम करती है, ठीक है। तो जिस तरह से प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट के पास जिस तरह की पावर आपको देखने को मिलेगी अमेरिका में, उस तरह की पावर जो आपको यहाँ के इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिलता। क्यों देखने को मिलता? बिकॉज यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसे अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करना होता है, ठीक है। अगर कोई भी डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ले रहा है तो उसे बाकी मिनिस्टर से भी पूछना पड़ेगा, उन सबकी भी सहमति लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कल को अगर मान लो कोई इमरजेंसी लगानी है कंट्री में तो वो अपने आप ही डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई इस एरिया में इमरजेंसी लगनी चाहिए, नहीं, उन्हें बाकी मिनिस्टर्स से भी पूछना पड़ेगा, बिकॉज वो सब मिलकर जो एक पार्टी बनाते हैं, और उन सभी मिनिस्टर्स को भी तो कहीं ना कहीं लोगों ने चुना हुआ है, तो आप उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि वो प्राइम मिनिस्टर अपनी अपनी चलाए, उस चीज़ को रोकने का काम हमारी कह सकते हैं उस डेस्पोटिज्म को प्रिवेंट करने का काम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही करता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर कोई पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स अपने हिसाब से काम ना करने लगे, अपने जो एक्ट एंड पॉलिसीज़ को लाके जो है अगर किसी पर्सन का नुकसान हो रहा है या फिर किसी तरीके से जो देश में काम हो रहा है उसको करने ना लग जाए, तो उस पर रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? पार्लियामेंट होती है। बिकॉज जैसे कि हमने बात की थी कि पार्लियामेंट के पास बहुत से ऐसे हथियार होते हैं, जैसे क्वेश्चन आवर होता है, डिस्कशन होता है, एडजॉर्नमेंट मोशन है, कॉन्फिडेंस मोशन है, तो इन सब के थ्रू वो चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं कि जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव हैं, उनसे जो है सवाल जवाब पूछ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं कि जो अगर डेस्पोटिज्म नाम की चीज़ हुई भी तो उसको भी जो है प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो वैसे तो कोई चांसेस नहीं है कि इंडिया में डेस्पोटिज्म हो, बिकॉज इतने सारे जो है अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे इंश्योर की गई है कि प्रेसिडेंट जो भी प्राइम मिनिस्टर है खुद से डिसीजन ना लेगा, अपने कैबिनेट से पूछेगा, जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे खुद से अगर काम कर भी रहे हैं तो उन काम के पीछे उनका क्या क्या रीज़न था, उस रीज़न को बेसिकली उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो इस तरह के चेक एंड बैलेंस होने के साथ साथ जो है हम कह सकते हैं कि जो डेस्पोटिज्म जैसी चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। यानी ऐसा देखने को मिलता है कि अगर इन केस अगर कोई भी रूलिंग पार्टी अपनी मेजॉरिटी लूज़ करते हैं, ठीक है, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन करने के होने के बाद जो है मेजॉरिटी जो भी रूलिंग पार्टी थी अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाई, और उन्होंने अपनी मेजॉरिटी खोने के बाद जो भी मिनिस्टर्स थे, जो भी गवर्नमेंट थी वो बेसिकली वहाँ पे डिसॉल्व हो गई है। तो उस केस में जो भी कौन बेसिकली न्यू गवर्नमेंट बनाएगा, तो उस केस में जो हमारी अपोजिशन पार्टी है वो एक तरह से कह सकते हैं वो रेडी होती है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी क्यों अपोजिशन पार्टी बनी है? बिकॉज उनके पास उतनी नंबर ऑफ सीट नहीं थी कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। बट हम कह सकते हैं कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट बना सकता है तो अपोजिशन पार्टी बना सकता है, बिकॉज अपोजिशन पार्टी बनने के लिए आपके पास एक क्राइटेरिया, एक पर्टिकुलर सीट उतने नंबर की होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी जो भी हेड ऑफ द स्टेट हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो वो क्या करेंगे जब भी उन्हें ऐसा लगेगा कि रूलिंग पार्टी अपनी मेजॉरिटी खो रही है, तो वो हेड ऑफ द स्टेट जो है इन्वाइट करेंगे जो भी अपोजिशन पार्टी होगी, बोलेंगे कि आप आइए और गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए, एंड जो भी अपनी मेजॉरिटी है हाउस में जाके जो है बेसिकली हाउस में जाके आपको बताना पड़ेगा कि आपकी मेजॉरिटी है नहीं, प्रूफ करनी पड़ेगी अपनी मेजॉरिटी को, ठीक है। इन केस अगर मेजॉरिटी प्रूव नहीं हो पा रही तो फिर फ्रेश इलेक्शन करवाई जाएंगे, ठीक है। बट फ्रेश इलेक्शन करवाने से भी पहले एक ऑप्शन होता है कि जो भी अपोजिशन पार्टी है एक बार उसको जाके जो है ट्राई किया जाए कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है नहीं कर सकती। अगर वो अपोजिशन की पार्टी के पास उतनी मेजॉरिटी नहीं आती है, वो मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाती है हाउस में, यानी जो भी लोकसभा है वहाँ पर राज्यसभा में, तब जाके जो हम कह सकते हैं फ्रेश इलेक्शन कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा देखने को मिलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कि एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी रेडी होती है कि इन केस अगर रूलिंग पार्टी डिसॉल्व हो रही है, उसने मेजॉरिटी लूज कर दिया, तो एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट एज अपोजिशन पार्टी जो इसको हम गवर्नमेंट बनाया जा सकता है बिना फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट किए बिना, ठीक है। और डॉक्टर जेनिंग्स जो हैं बेसिकली आइवर जेनिंग्स, उनका मानना ये है कि द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज द ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, कहीं पे आप लिख सकते हो कि जो लीडर होता है अपोजिशन का वो एक ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर होता है, कि अगर वो जो प्राइम मिनिस्टर करंट प्राइम मिनिस्टर अगर हट गया है तो एज अ ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी रेडी होता है इन द नेम ऑफ लीडर ऑफ द अपोजिशन, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात देखने को मिलती है कि ऑब्वियसली अगर एकदम से अगर प्राइम मिनिस्टर की पद जारी है तो आपको इलेक्शन करवाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है मतलब प्रेसिडेंट के पास कि वो जो भी अपोजिशन पार्टी है उनके अगर लीडर को, उनकी जो पार्टी है उनको पास अगर मेजॉरिटी आ जाती है तो उनको बोली गवर्नमेंट फॉर्म कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है फीचर वाइड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वाइड रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होते हैं उसमें जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं कंसिस्ट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एग्जीक्यूटिव में जो भी लोग आते हैं वहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स हैं कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं किसके लोगों के, ठीक है। लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, वो जाके जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो लॉज बना रहे हैं। तो जब इलेक्शन किया जाता है तो आप देख सकते हो कि उस इलेक्शन में हर एक तबका जो है पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो मेजॉरिटी ग्रुप हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो चाइल्ड हो, मतलब हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उसका रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है।
और क्योंकि इतने सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, मतलब ऑब्वियसली आपने आपके पर्टिकुलर एरिया में इलेक्शन हुए, ठीक है, इलेक्शन में जो भी आपका वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव चुन के आया है वो आगे जाके जो गवर्नमेंट में जो है एग्जीक्यूटिव में बैठेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर मिनिस्टर जो है रिप्रेजेंट करेगा हर एक सेक्शन को, बिकॉज हर एक सेक्शन ऑफ लोगों ने जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है इलेक्शन में, सभी ने अपने अपने वोट डाले हैं, ठीक है। तो वो हर एक सेक्शन ऑफ लोगों को जो है रिप्रेजेंट करेगा वहाँ पे जाके पार्लियामेंट में जाके, ठीक है। तो इस तरह से वाइड रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ही सेक्शन ऑफ लोग जो है वोट देने जा रहे हैं और फिर उन्होंने जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया। तो इस तरह की चीज़ें पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं देखने को मिलती है। एंड द प्राइम मिनिस्टर वाइल सेलेक्टिंग हिज मिनिस्टर कैन टेक इट्स प्रायर फैक्टर इनटू कंसिडरेशन। तो जब भी प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से कोई भी मिनिस्टर को चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो इस चीज़ को भी वो कंसिडर करते हैं कि वो पर्टिकुलर मिनिस्टर जो है कितने लोगों को, कितने सेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, किन किन जगहों से वो चुन के आया है, ठीक है। तो इसके थ्रू पता चलता है कि वो पर्टिकुलर मिनिस्टर जब एग्जीक्यूटिव की जो पोजीशन पे बैठा है, तो जब भी वो लॉ बनाएगा तो उस लॉ में वो हर एक सेक्शन का ध्यान रखेगा कि उस लॉ का फ़ायदा माइनॉरिटी को भी होना चाहिए, चिल्ड्रंस को भी होना चाहिए, वुमेंस को भी होना चाहिए, हर एक सेक्शन जो है उसको फ़ायदा मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि जो हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे वाइड रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली क्या क्या मेरिट्स थी। अब हम बात करते हैं कुछ डीमेरिट्स भी देखने को मिलेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो सबसे पहला डीमेरिट जो है वो है अनस्टेबल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इस बात में कोई भी वो नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करता। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं जो भी मिनिस्टर्स हैं उन्हें इस बात का डर रखा रहता है कि भले ही वो मेजॉरिटी में है, बट कहीं ना कहीं अगर कुछ लोगों ने, कुछ मेंबर्स ने अगर अपनी अपनी जो है कहीं ना कहीं अपनी सीट खींच ली, ठीक है, अपनी जो पावर है वो छीन ली, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो अपना मेजॉरिटी जो है खो देगी हाउस में, एंड एक तरह से वो फिर हाउस जो है बेसिकली डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो भी एक तरह का कह सकते हैं एक पॉलिटिकल डिफेक्शन होता है, जहाँ पे अगर वो मोशन अगर पास हो गया और वहाँ पे कोई भी जो पार्टी, रूलिंग पार्टी है, जो अपनी मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाई, तो उस केस में जो है वो गवर्नमेंट जो है लूज़ कर देगी, ठीक है। तो इन जो हाउस है लोकसभा का वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं देखने को मिलती, और खासकर कि इस तरह की चीज़ें, चलो जब कोई रूलिंग पार्टी जो मेजॉरिटी में जीत के आई है तो वहाँ पे ये सब चीज़ें देखो काफ़ी मुश्किल से देखने को मिलता है, बिकॉज मेजॉरिटी में जीत के आई है, सब लोगों का सपोर्ट है, हर एक मेंबर्स जो हैं अपनी सिमिलर आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और जो जो लोग चुन के आए हैं वो अपने अपने एरियाज़ में अच्छे से डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो मतलब अच्छे से सब कुछ चल रहा है। क्योंकि देखो कोई भी पार्टी हो, अगर उन्हें लगता है कि हाँ जैसा हम चाहते हैं वैसा काम हो रहा है, तो वो क्यों अपना सपोर्ट छीनेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट छीनने की बात तब आती है जब एक कोलिशन गवर्नमेंट हो, और कोलिशन गवर्नमेंट के दो तीन गवर्नमेंट आपस में मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, तो उस समय आप देखोगे डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं, और डिफरेंट आइडियोलॉजीज की वजह से जो आप देखोगे अच्छे से वो बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाता। कि अगर एक मिनिस्टर सोच रहा है कि वो इस तरह से अपने यहाँ डेवलपमेंट करवाए, दूसरा मिनिस्टर सोचेगा नहीं यार मेरे एरिया में भी डेवलपमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे लोग पैसा क्यों नहीं खर्च कर रहे, मैं तो यहीं से चुन के आया हूँ, कल को अगर यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा तो लोग मुझे वोट नहीं देंगे। तो इस तरह से ना मिनिस्टर्स के बीच में ना रस्साकसी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा मतलब ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा है, इतनी अच्छी सी आइडियोलॉजी नहीं सेटअप हो पा रही है, एक कंसेंसस नहीं डेवलप हो पा रहा है, तो इस केस में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सरकार गिर जाएगी, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी जो है लूज़ कर देती है। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट है वहाँ पे अनस्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो अगर आप देखें पास्ट में कि मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, चरण सिंह, वीपी सिंह और चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल आर दी सम एग्जांपल्स हैं जहाँ पे इनकी गवर्नमेंट को जो है अनस्टेबल गवर्नमेंट बेसिकली देखने को मिला, बिकॉज ये अपनी मेजॉरिटी अच्छे से प्रूव नहीं कर पाए ये सारी गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट डिमेरिट जो है सबसे बड़ा डिमेरिट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़। तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि जो भी रूलिंग पार्टी है, ठीक है, तो वो रूलिंग पार्टी जो जिस तरीके से काम कर रही है, जो जो पॉलिसीज़ लेके आई हैं, तो होना ये चाहिए था कि जब वो जारी हैं तो उसके बाद जो दूसरी पार्टी आ रही है तो उन्हें उन पॉलिसीज़ को जो है कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो एक पॉलिसी आई है जहाँ पे वुमेन के राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर लॉ आ गया है, तो उस लॉ को और उस पॉलिसी को आगे बढ़ाना है, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, बिकॉज वो भी आएगी तो वही काम करेगी लोगों के लिए, वो भी वुमेन की सेफ्टी के लिए काम करेगी, तो क्यों आप उन पॉलिसीज़ को आगे नहीं ले जा सकते, ठीक है। बट देखा क्या जाता है कि जो नई गवर्नमेंट आती है वो इस हिसाब से काम करती है कि जो पुरानी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करती, क्योंकि वो नई सरकार बनी है तो वो चाहती है कि हम नए नए लॉज लेके आएँ, हम नए नए पॉलिसीज़ लेके आएँ, लोगों को अट्रैक्ट करें। पुरानी पॉलिसीज़ पे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग यही समझेंगे कि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, हम उन्हीं पुरानी जो सरकार ने जो चीज़ काम करके छोड़ दिया हम उसी काम को वापस से बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में जो है चलती रहती हैं, जिसके कारण जो हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो है डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है रुकी हुई है। अगर हम बाकी देशों की बात करें, फॉर एग्जांपल हम चाइना को देखें, तो चाइना आज इतना डेवलप्ड है इसलिए बिकॉज उनके यहाँ जो पॉलिसीज़ है, अगर मान लो एक प्रेसिडेंट वहाँ से जाता है, ठीक है, तो दूसरा प्रेसिडेंट जो आएगा उसी पॉलिसीज़ को कैरी फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि 5 साल में इंडिया में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ने इतना अच्छा काम कर लिया है वुमेन की सेफ्टी के लिए, एंड उसकी सरकार मतलब जैसे उसका टेन्योर खत्म हुआ और दूसरी सरकार आई तो उसने फिर से जो जीरो से स्टार्ट करना है। तो ऑलरेडी जब पिछली गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है, तो आप जब नेक्स्ट आ रहे हो तो आपको उसी काम को और बढ़ाना चाहिए, ठीक है। बट आप क्या कर रहे हो, सारी की सारी पॉलिसीज़ बदल रहे हो, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, फिर से चीज़ें आगे क्रिएट कर रहे हो, तो इसमें क्या पैसा तो लगता ही है, जो जनता का जो टैक्स का पैसा है वो तो खर्च कर रहे हो आप अपनी पॉलिसीज़ में, बट आप सोसाइटी में जो डेवलपमेंट लाना है, जो सेफ्टी लानी, जो लोगों के लिए काम करना है, वो आप काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो देखने को मिलता है, और यही कारण है कि इंडिया 75 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है इंडिपेंडेंस के, पर जितना, और सिमिलरली चाइना के भी हम देखेंगे कि दोनों को इंडिपेंडेंस एक साथ ही मिली थी, बट आज के डेट में चाइना हमसे ज़्यादा आगे निकल गया और इंडिया इतना पीछे है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इंडिया में जो पॉलिसीज़ लाई जाती हैं वो कभी आती हैं
तो दूसरी गवर्नमेंट उसको चेंज कर देती है। तो मतलब एक लॉन्ग टर्म तक एक पॉलिसीज़ टिक नहीं पाती है, और कोई पॉलिसीज़ अगर लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं पाई, इट मीन्स वहाँ पे डेवलपमेंट में कमी आएगी, लोगों के लिए राइट्स में कमी आएगी, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे जनता गवर्नमेंट, जिसके हेड मोरारजी देसाई थे, इन 1977 में उन्होंने रिवर्स कर दिया था लास्ट नंबर पॉलिसीज ऑफ द प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट, यानी उससे पहले जो भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो रूल करती थी। तो जो कांग्रेस गवर्नमेंट पॉलिसीज लाई होगी, जैसे लेबर के लिए कुछ पॉलिसीज लाई होगी कि किस तरह से लेबर्स लोगों को जो है पैसे देने हैं, कैसे हेल्थ डेवलपमेंट के लिए काम करना है, तो उन सारी पॉलिसीज़ को मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट है उन्होंने चेंज कर दिया। फिर सिमिलरली जब कांग्रेस गवर्नमेंट वापस से 1980s में वापस पावर में आई होंगी, तो जो मोरारजी देसाई ने जो पॉलिसीज चलाई होंगी, इस पॉलिसीज को हटाकर उन्होंने अपनी पॉलिसी शुरू कर दी। और आज की डेट में भी आप देखते हो जब मोदी गवर्नमेंट है, उससे पहले जो आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो जो पॉलिसीज़ वो लाई हैं, चाहे वो वुमेन के लिए हैं, हेल्थ के लिए हैं, चिल्ड्रंस के लिए हैं, तो उन पॉलिसीज़ पे आज की गवर्नमेंट काम नहीं करे, उनके अपने अपने नई पॉलिसीज़ आ रखी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि उनके मेन थॉट प्रोसेस जो होता है कि एक पर्टिकुलर पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसी को ना चलाने का, वो यही है कि अपनी कैपेबिलिटी शो करना, कि हम भाई नई सरकार है, हम नए मुद्दों पर बात करेंगे, हम नए नज़रिए से पॉलिसी लेके आएंगे, ताकि जनता हमें उस बेसिस पर हमें वोट दे। और मेन चीज़ ये है ना कि वो कंपैरिजन भी तो करना चाहते हैं कि देखो भाई पॉलिसी देखो, पुरानी सरकार भी लेके आई थी, हम भी लेके आए थे, बट हमारी पॉलिसी देखो ना कितने फ़ायदेमंद कर रही है। तो इस तरीके से वो कहते हैं लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में ये सब काम करते रहते हैं, ठीक है। और मेन काम उनका क्या होना चाहिए, कंट्री को डेवलप करने का, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। नेक्स्ट डिमेरिट है डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। तो कैबिनेट डिक्टेटरशिप तब बनती है जब कोई भी रूलिंग पार्टी अगर इंजॉय करती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट में। मतलब पार्लियामेंट में जिस तरीके से हम देखते हैं ना कि एक रूलिंग पार्टी के पास इतनी मेजॉरिटी आ गई कि मतलब एक तरह से अपोजिशन ही नहीं रही, मतलब ये तो हम कह सकते हैं अपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं रही कि मेजॉरिटी जो रूलिंग पार्टी इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी हुई, कोई उसको अपोज करने वाला ही नहीं है, ठीक है। आज की डेट में भी देखें तो हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है उनको इतनी मेजॉरिटी मिल रखी है, और साथ ही साथ अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन क्रिएट कर सके। और जब किसी भी डेमोक्रेसी में अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं जो एक चेक एंड बैलेंस होता है वो अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाता है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तभी स्ट्रॉन्ग हो सकती है जब उसका अपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। कि गवर्नमेंट अगर कोई भी काम करे उसे क्रिटिसाइज करने वाला कोई तो होना चाहिए, क्योंकि जनता डे टू डे क्रिटिसाइज नहीं कर सकती कि वहाँ पे जाके पार्लियामेंट के पास जाके धरना दे दे कि भाई ये काम कर रही हो, नहीं। डे टू डे लेवल पे जो अपोजिशन है वही पार्लियामेंट में जाके जो क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछ सकती हैं। और क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग रहना इसलिए बहुत जरूरी, सो दैट जो कैबिनेट है, जो वहाँ की जो पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, वो डिक्टेटरशिप ना रोल प्ले कर ले, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी रूलिंग पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में जीत के आई है, वो पार्लियामेंट में अपने आप को डिक्टेटरशिप ना स्टैब्लिश कर ले। उसके लिए अपोजिशन पार्टी का भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी होता है, ठीक है। बट देखा यही जाता है कि जब रूलिंग पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आती है, तो कैबिनेट जो है डिक्टेटरशिप जो है बन जाती है, बिकॉज उनके पास सारी अनलिमिटेड पावर्स आ जाती है। उस हिसाब से जो है वो लॉज पॉलिसीज लेके आती हैं, और कोई क्वेश्चन करने वाला होता नहीं है, ठीक है। मेनली क्वेश्चन करेगा कौन पार्लियामेंट में, वही करेंगे ना जो अपोजिशन में होंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें गवर्नमेंट को, उन्हें जनता को दिखाना है ना कि भाई जिन्होंने आपने जिनको चुन के भेजा है वो आपके पैसों को देखो ना कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे कैसे लॉस ला रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। तो ये सब बोलेगा कौन? ऑब्वियसली जो पार्टी है, उनके मेंबर्स तो खुद ये क्वेश्चन नहीं करेंगे अपनी पार्टी के खिलाफ, जो अपोजिशन होंगे वही तो उनका क्वेश्चन कर सकती है। तो अपोजिशन का स्ट्रॉन्ग रहना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हो कि कैबिनेट डिक्टेटरशिप ना हो, ठीक है। नेक्स्ट डिमेरिट है अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो जिस तरह से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखा जाता है कि लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव जुडिशरी के बीच में जो है पावर्स जो है सेपरेटली डिवाइड की गई है, कि कोई किसी के स्फेयर में इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। अपने काम पे ही लोग जो है फोकस करते हैं। बट पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखा जाए कि जो लेजिस्लेचर एक्जीक्यूटिव है वो आपस में इतने ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उनके जो काम होते हैं वो कह सकते हैं इंसेपरेबल हैं, ठीक है। वो अपने उन दोनों का स्फेयर जो है काम करने कहीं ना कहीं वो सेम ही होता है, जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, ठीक है। और जो कैबिनेट होता है दे एक्ट एज अ लीडर ऑफ लेजिस्लेचर एज वेल एज एक्जीक्यूटिव। तो इस तरीके से जो होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है दे गोज अगेंस्ट द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। उसके अगेंस्ट चले जाता है। इनफैक्ट देयर इज अ फ्यूजन ऑफ पावर होनी चाहिए थी, कि पावर किस तरीके से जो है मतलब दोनों ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड होनी चाहिए थी, सो दैट वो अपने अपने स्फेयर में अच्छे से काम कर सकें। बट यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की अगेंस्ट, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है कहीं ना कहीं वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिलती। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो भी लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव होते हैं दे आर टुगेदर इनसेपरेबल, ठीक है। बट ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो थ्योरी है वो अप्लाई नहीं किया जाता पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर्स देखने को मिलती है तीनों ऑर्गन्स के बीच में, वैसा लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव के बीच में नहीं देखने। ऑल्दो हमारी जुडिशरी सेपरेट है, उनके पावर्स अलग है, बट जो लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव है वो आपस में जो है इनसेपरेबल है, उनके काम जो है आपस में जो ओवरलैप करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर नहीं देखने को मिलती। नेक्स्ट है डिमेरिट, वो है गवर्नमेंट बाय इमेच्योर्स। यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज होती है एज अ मिनिस्टर्स की, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होते, ठीक है। जो पर्टिकुलर लोग जो चुन के आते हैं एज अ मिनिस्टर, ठीक है, उनको बेसिकली इस बेसिस पे नहीं चुना गया है लोगों के द्वारा कि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो आज की डेट में अगर मान लो कोई भी चुनाव में खड़ा होता है तो उसमें उसका ये क्राइटेरिया नहीं रखा जाता कि भाई ये इस फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए, नहीं। जनता तो किसी को भी बेसिकली वोट डाल के अपना नेता चुन सकती है, ठीक है। अब वो नेता आगे जाके जब किसी मिनिस्ट्री में कोई पद संभालेगा तो उसे उस मिनिस्ट्री का एक्सपर्ट होना चाहिए था, बट क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है तो इसलिए हम कहते हैं कि दे आर कॉल्ड द गवर्नमेंट बाय इमेच्योर्स। यानी जो इमेच्योर है, यानी जो उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री एज अ मिनिस्टर बने हुए उस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं, ठीक है। एंड जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास भी लिमिटेड चॉइस है, ठीक है, कि उन्हें उन्हीं लोगों, अपनी जो पार्टी में जो लोग चुन के आए हैं उनमें से उन्हीं सेलेक्टेड मिनिस्टर्स को चुनना पड़ेगा, ठीक है, अपने एज कैबिनेट मिनिस्टर्स में, ठीक है।
और ऐसा तो नहीं है बाहर से वो और कोई टैलेंट ले सकते हैं, नहीं। जिस तरह से प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हमने देखा था अभी प्रेसिडेंट में जो उनकी किचन कैबिनेट होती है उसमें वो जो भी एडवाइजरी रोल के लिए जो भी वो लोगों को रखते हैं तो वो कहीं से भी चूज़ कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है। तो ज़्यादातर जो आप देखोगे तो वहाँ पे कोई भी एक्सपर्ट जो होते हैं उनको चूज़ किया जाता है, जैसे फाइनेंस के जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, हेल्थ के एक्सपर्ट हो गए। बट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास एक लिमिटेड चॉइस ही है कि जो लोग चुन के आए हैं उन्हीं में से किसी को भी मिनिस्टर्स का पद देना है, ठीक है। बाहर से कोई भी एक्सटर्नल टैलेंट को वो नहीं ला सकता, बिकॉज बाहर से लाने का मतलब है कि आपने जो लोगों के द्वारा चुनी हुए जो लोग हैं उनको आप अपने मिनिस्ट्रीज़ में शामिल नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो मिनिस्टर्स जो है बैठ के मिनिस्टर बने हुए हैं, अपनी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, बट उन्हें उस मिनिस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। और जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, जो आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही काम करते हैं, वही बेसिकली पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं। बस जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें बस एज अ फेस जो होता है कह सकते हैं, वो उस तरह से काम करते हैं कि दे एक्ट लाइक एज अ फेस ऑफ दिस मिनिस्ट्री। एंड मेन काम जो होता है बेसिकली कौन करता है, जो नीचे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी पूरी टीम काम करती है, पॉलिसीज़ बनाती हैं एंड फिर उसको बाद में एग्जीक्यूट भी करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे हमने कंपैरिजन अपने देखा कि किस तरह से मेरिट्स एंड डिमेरिट्स जो है हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ बोला क्या कि क्या क्या रीज़न है फॉर अडॉप्टिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम। मतलब जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन्होंने एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ किया हमारी कंट्री के लिए। तो क्या रीजंस थे कि उन्होंने ये सब चूज़ किया, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रीज़न जो बोला गया वो ये है कि फेमिलियरिटी विद द सिस्टम, कि जिस तरीके से जो के एम मुंशी जी हैं वो यही बोलते हैं कि जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे तो उनके द्वारा जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा ही काम किया जा रहा था, कि जिस तरह से उनके भी लोअर हाउस थे अपर हाउस थे, उन्होंने बनाए थे, बाइकैमरलिज्म था। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जनता है, हमारे जो लोग हैं वो उस सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर थे, उस सबको जानते थे कि सरकार किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से बिल लेके आती है, फिर दोनों हाउसेज में पास किए जाते हैं, फिर प्रेसिडेंट कैसे लगते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर किस तरह से काम करता है, कैबिनेट काम कैसे करती है, तो उस चीज़ को हमारी जनता आसानी से समझ पा रही थी, ठीक है। तो यही एक कारण था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया कि हमें भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रखना चाहिए, बिकॉज ब्रिटेन में ये फॉलो किया जा रहा था और ब्रिटेन हमारे इंडिया में जब काम कर रहा था इसी सिस्टम के थ्रू काम कर रहा था और जनता इस चीज़ को अच्छे से सिस्टम को समझ पा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको बेसिकली कहते टाइम जो है बेसिकली हमारे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन्होंने पॉइंट आउट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जब उनसे पूछा जा रहा था कि क्यों आप चाहते हो कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, तो उन्होंने बेसिकली बात की थी कि जो डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव होती है उन्हें दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। पहली है स्टेबिलिटी और दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कि एक सरकार ऐसी होनी चाहिए जो स्टेबल भी रहे, कि एक बार अगर चुन के आ गई तो 5 साल अपना टेन्योर अच्छे से पूरा करके जाए। ऐसा नहीं कि भाई आई है अच्छे से 2-3 साल काम नहीं किया कि उनकी सरकार ही गिर गई। तो ऐसे सरकार गिरती रहेगी तो कहीं ना कहीं जो बार बार इलेक्शंस होते रहेंगे तो अच्छे से मेन प्रॉब्लम जो है कि डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। सरकार आती रहेगी जाती रहेगी, डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कोई देगा नहीं। तो इसलिए स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ उन्होंने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है, कि जो भी लेजिस्लेटिव जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे जो भी काम कर रहे होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए लेजिस्लेचर के लिए, सो दैट एग्जीक्यूटिव जो है कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप रोल ना प्ले करें, ठीक है। कि वो कहीं कुछ भी एक्ट और कुछ भी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं और लेजिस्लेचर उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर पा रहे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा कोई सिस्टम आज तक पैदा नहीं हुआ जो इन दोनों को साथ में इंश्योर करता हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई सिस्टम अभी तक नहीं आया जो इन दोनों को जो इक्वल अमाउंट में इंपॉर्टेंस देता हो। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं डेमोक्रेसी में सिर्फ दो ही एक ऐसा सिस्टम है, एक पार्लियामेंट्री है और दूसरा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो आप जिस तरीके से हमने देखा था अमेरिका में, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। अगर वो एक बार चुन के आ गए तो जब तक उनका टेन्योर है तब तक उन्हें हिला नहीं सकता, नहीं कभी हिला सकते हैं क्योंकि उनका डिसोल्यूशन तो हो नहीं सकता। मतलब जिस तरीके से सरकार गिरने वाली बात होती है, जिस तरह से हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखते हैं कि अगर मान लो मेजॉरिटी नहीं हुई तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के जो है आपको लोअर हाउस को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो उस तरीके से प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखने को नहीं मिलता है, नहीं वहाँ पर स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। बट अगर हम देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव है इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है एज कम्पेयर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखें तो भले हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं इन द सेंस कि अगर मान लो मेजॉरिटी नहीं रही तो कल को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके जो सरकार गिरी जा सकती है। बट हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी खूब है कि कोई भी काम जो एग्जीक्यूटिव करेगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर के लिए, यानी जो भी लेजिस्लेचर है लोकसभा राज्यसभा पर्टिकुलर मिनिस्टर से सवाल जवाब पूछ सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हमने देखा कि कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जो साथ में इंश्योर कर सके, एक ऐसा मॉडल हो जो स्टेबिलिटी भी क्रिएट कर रहा हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर रहा हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए बी आर अम्बेडकर ने कहा कि जब दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। हमें स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है कि हम ऐसी गवर्नमेंट लेके आए जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, अपना 5 साल का टेन्योर अच्छे से पूरा करके जाए, या फिर इस बात पर ध्यान देना है कि वो रिस्पॉन्सिबल हो कि जो भी वो काम कर रही है उनसे कोई सवाल जवाब कर सके। तो उन्होंने प्रेफरेंस दिया मोर ऑन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भले सरकार लेस स्टेबल रहे तो चलेगा, बट दे विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज हमारी जो जनता है वो जनता की चुनी हुई जो सरकार है, कल को वो वहाँ पे जाके जो है डिक्टेटरशिप ना रोल प्ले करें। उनको बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबल बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम उनको जो है एक तरह का मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वहाँ पे रखें, ठीक है। क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो एक रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइड कर रहा है कि कल को वो एग्जीक्यूटिव कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी एक्टर पॉलिसीज लेके आते हैं तो लेजिस्लेचर जो है उनसे सवाल जवाब पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए बी आर अम्बेडकर जी ने जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और क्योंकि उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसलिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चुना गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में।
नेक्स्ट रीज़न जो है वो है नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव कन्फ्लिक्ट, यानी जो लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव कन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड करने के लिए, उसे रोकने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका था कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करें, बिकॉज जो भी मेंबर चुन के आते हैं सबसे पहले लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, फिर उन्हीं में से कुछ लोग चुन के जो एक्जीक्यूटिव में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दे आर मोर इंटरकनेक्टेड, मतलब आपस में वो जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि लेजिस्लेचर का अलग से मतलब इलेक्शन हुआ है, एक्जीक्यूटिव का अलग से इलेक्शन हुआ है, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, ठीक है। तो इसलिए वो अच्छे से काम कर पाएंगे, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, बिकॉज वो लेजिस्लेटर का पार्ट भी और एक्जीक्यूटिव का पार्ट भी है। अगर हम यूएसए में देखें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, तो वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है, जो प्रेसिडेंट है, उनका अलग से इलेक्शन होता है, और जो उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनका लेजिस्लेचर है, वो उनका अलग से इलेक्शन होता है। तो इस बेसिस पे जो है काफ़ी कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। बट उस कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फेमर्स थे उन्होंने चूज़ किया कि हम कन्फ्लिक्ट को ना रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में काम करते हैं और उसको लेके आते हैं, बिकॉज वो एक तरीके से जो हमारे लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव है उनके बीच में जो है सिनर्जी बना के रखेंगे, दे आर आपस में वो रिस्पॉन्सिबल होंगे और इंटरकनेक्टेड होंगे, तो अच्छे से काम कर पाएंगे और डेमोक्रेसी को अच्छे से स्टैब्लिश कर पाएंगे। और नेक्स्ट रीज़न है वो है नेचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो क्योंकि इंडिया एक मोस्ट हेट्रोजेनस स्टेट है जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो है साथ में रहती है, एंड कह सकते हैं इट इज़ अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लूरल सोसाइटी इन द वर्ल्ड, मतलब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी किसी और कंट्री में देखने नहीं मिलेगी वर्ल्ड में जितनी इंडिया में देखने को मिलती है। इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम को एंड ऑफर किया कि इट इज़ अ ग्रेट स्कोप है फॉर गिवन रिप्रेजेंटेशन टू हर एक सेक्शन, ठीक है। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ही एक ऐसा तरीका था जहाँ पे हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन मिल सकती थी, ठीक है। हर एक सेक्शन के जो लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, वो सरकार में आके बैठ सकते थे और उनके लिए काम कर सकते थे, ठीक है। और इस तरीके की चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो नेशनल स्पिरिट है वो प्रमोट करने में मदद करती है, और जो लोग हैं वो आपस में साथ में रहते हैं और अच्छे से जो है इंडिया यूनाइटेड रह पाता है, ठीक है। क्योंकि अगर हर एक तबके के लोग को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो वो भी खुश रहेंगे कि भाई हमारी सोसाइटी का जो है, हमारी कम्युनिटी का जो पर्सन है वो भी पार्लियामेंट में जाके बैठा है, तो हमारे हित के लिए कुछ ना कुछ काम करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारी सोसाइटी के बेसिस पे देखा जाए तो काफ़ी फिट बैठ रहा था, ठीक है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं जब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को बना दिया, तो इस बात पे चेक करने के लिए कि हमें क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर हमें इसे रिप्लेस कर देना चाहिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम से, तो इस चीज़ के ऊपर जो है काफ़ी डिबेट चल रही थी, डिस्कशन हो रही थी कि क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आप देख सकते हैं एक सुरेंद्र सिंह नाम की कमेटी बनाई गई थी जिसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था 1975 में, एंड उस कमेटी ने भी यही ओपिनियन दिया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो अभी तक अच्छे से काम कर रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कुछ चेंज करने की, मतलब कि हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में मूव ऑन कर जाएं, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ही रहना चाहिए और इसी में अच्छे से जो है काम करनी चाहिए। देखो मेरिट्स और डिमेरिट्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, बस कोशिश ये करनी है कि आप जिसको चूज़ कर रहे हो वहाँ पे मेरिट्स ज़्यादा हो, डिमेरिट्स कम हो, ठीक है। मतलब फ़ायदे आपको उसमें ज़्यादा हो और नुकसान कम हो, और जो भी नुकसान है उसे ट्राई करना चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से हम फ़ायदे में बदल दें, ठीक है। तो जो आपने मेरिट्स और डिमेरिट्स अभी हमने ऊपर देखे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, चलो मेरिट्स तो चलो ठीक है, जब हम डिमेरिट्स की बात कर रहे हैं तो जैसे अनस्टेबल गवर्नमेंट है, तो कोशिश करनी चाहिए कि जो भी सरकार आ रही है वो अपने आप को जो अनस्टेबल ना बनाए, इतनी मेजॉरिटी में वो मतलब लोगों का जो है विश्वास जीत पाए कि वो मेजॉरिटी हासिल कर पाए। जब जो मेजॉरिटी मिलेगी तो अनस्टेबल गवर्नमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और क्योंकि और देखो बाय और सेकंड प्रॉब्लम है डिमेरिट्स जो है वो है नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़। तो यहाँ पे भी जो है जो पार्टी जीत के आती है उनके ऊपर ही सब कुछ है। अगर वो चाहें, इतने वो स्मार्ट हैं, इतने वो टैलेंटेड हैं, तो वो चाहें अगर वो देश के हित के लिए काम कर रहे हो, तो जो उन्हें पॉलिसीज़ अगर पुरानी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, जो जिस पॉलिसीज़ को चाहते हैं वो कंटिन्यू करना, तो उन्हें करना चाहिए, उसमें अपना ईगो बीच में लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो हम कह सकते हैं जो डिमेरिट्स है कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही है कि हम उसको मेरिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें जो डिमेरिट्स में है अगर हमने कन्वर्ट कर दी मेरिट्स में, तो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो काफ़ी अच्छे से वर्क कर सकता है, ठीक है। बाकी डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं, अगर मान लो अच्छे से कैबिनेट जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगा तो डिक्टेटरशिप कभी आएगी नहीं। सेपरेशन ऑफ पावर भी अगर लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव अपना काम अच्छे से करेंगे, किसी के इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के स्फेयर में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने देखी मेरिट्स और डिमेरिट्स, तो ये हमने देखी पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जहाँ पे और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इनको अडॉप्ट किया, उसके पीछे के क्या रीजंस थे वो भी हमने अच्छे से देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या मेरिट्स डिमेरिट्स, अब हम उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने जो चीज़ें जो कवर किया डिटेल में वही है, बस आपको एज अ टेबलर फॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या मेरिट्स डिमेरिट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि यहाँ पे क्या डुअल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है। डुअल एग्जीक्यूटिव कौन सा है? एक तो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसको हेड कर रहे हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, उनके पास एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब मेन पावर जो होती है उनके पास होती है, और दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है हमारे प्रेसिडेंट जो कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। ऑल्दो उनके पास कोई पावर नहीं है, बट उनके साइन, उनकी जो अप्रूवल है वो भी कंसिडर किया जाता है कोई भी बिल या फिर पॉलिसीज जो भी बनाती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरह से डुअल एग्जीक्यूटिव हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में है। उसके बाद अगर बात करें तो सिंगल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंशियल में देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास से सारी पावर होती है, सारी एग्जीक्यूटिव जो होती है उनके हाथ में होती है, ठीक है। वो अपने हिसाब से जो है चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है मेजॉरिटी पार्टी रूल, कि पार्लियामेंट्री में जो भी पार्टी जो है मेजॉरिटी में जीत के आई है, जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ द सीट है वही रूल करेगी, और उस हिसाब से जो है प्राइम मिनिस्टर के पास हम देखते हैं पावर होती है, उस तरह से जो है स्टेबिलिटी भी डिसाइड की जाती है कि जो पार्टी मेजॉरिटी में जीत के आई है तो उनकी जो है आइडियोलॉजी भी सेम है और अच्छे से वो रूल भी कर पाएगी, ठीक है। बट हम प्रेसिडेंट के केस में देखें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है और लेजिस्लेचर जो है दोनों का इलेक्शन सेपरेट होता है। यानी आज की डेट में जो अमेरिका है, प्रेसिडेंट वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन अलग होगा और टाइम पीरियड भी उनका अलग होगा, और सिमिलरली जो उनका लेजिस्लेचर है, जो भी उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, सेनेट है, उनका इलेक्शन भी अलग होगा और उनका टाइम पीरियड भी अलग होगा, तो उनके उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता।
थर्ड डिफरेंस है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारे यहाँ पे आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। इन जनरल मैंने आपको बताया था कि इन जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट की, मतलब जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इन जनरल रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए, बिकॉज कोई भी पॉलिसीज़ वो लेके आ रहे हैं तो उन्हें दोनों हाउसेस से पास करवाना है, प्रेजेंट कैसेंट लेने हैं, और इन स्पेसिफिक वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के, बिकॉज अगर लोकसभा ने अपना सपोर्ट छीन लिया तो वो सारे के सारे प्रेसिडेंट, सारे के सारे जो मिनिस्टर्स है कहीं ना कहीं वो मतलब जो अपनी मिनिस्टरशिप छोड़ देंगे, पूरा का पूरा जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाएगा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो। बट इस तरह के नो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, मतलब यहाँ पे कोई भी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव आपस में रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। नेक्स्ट है पॉलिटिकल होमोजेनिटी देखने को मिलती है, कि जो भी पार्टी जीत के आती है उनकी आइडियोलॉजी सेम होती है, ठीक है। अगर वो मेजॉरिटी में जीत के आई है, अगर कोलिशन बनाई है तो वहाँ पे आपको डिफरेंट वैसे देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। तो पॉलिटिकल होमोजेनी मे नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब होमोजेनिटी होगी या नहीं होगी, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाता है, क्योंकि देखो जो भी प्रेसिडेंट होगा वो अपने हिसाब से अपने एग्जीक्यूटिव में अपने लोगों को रखता है, डिफरेंट फील्ड्स के जो लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो अपनी उसमें एग्जीक्यूटिव में रहते हैं एंड उस हिसाब से वो काम करते हैं। नेक्स्ट है डबल मेंबरशिप। तो डबल मेंबरशिप हमने देखा था कि किस तरीके से जो भी मिनिस्टर है वो एक लेजिस्लेचर भी है, वो एग्जीक्यूटिव भी है, ठीक है। जबकि अगर हम देखें, क्योंकि जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव है वो आपस में क्या इंटर कनेक्टेड है, वो आपस में एज ए लेजिस्लेचर भी काम करता है, एग्जीक्यूटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखिए तो सिंगल मेंबरशिप है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने स्फेयर में काम करेंगे, जो लेजिस्लेटिव है अपने स्फेयर में काम करेंगे, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होती एंड उनका अपना अपना जो है स्फेयर में काम करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट लीडरशिप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की देखने को मिलती है, जो भी मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है उसका जो लीडर होगा प्राइम मिनिस्टर होगा। और यहाँ पे किसकी चलती है, यहाँ पे डोमिनेशन होती है प्रेसिडेंट की, यहाँ पे प्रेसिडेंट मेन पावरफुल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस का देखने को मिलता है, अगर मान लो पार्टी जो है मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाई और प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि भाई अब नहीं कर सकते, तो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे कि आप लोअर हाउस को डिसॉल्व कर लो, ठीक है। जबकि यहाँ पे केस में लोअर हाउस को डिसॉल्व करने की पावर जो प्रेसिडेंट के पास नहीं है, बिकॉज उनका लोअर हाउस है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो अलग से चुन के आया है, वो अलग से इलेक्शन हुआ है, तो और क्योंकि वो लेजिस्लेचर का पार्ट है और प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो इसलिए कह सकते हैं दोनों की पावर सेपरेटेड है, तो इसलिए जो है इसका डिसोल्यूशन नहीं हो सकता, नहीं प्रेसिडेंट जो है लोअर हाउस का डिसॉल्व नहीं कर सकते इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर्स देखने को मिलेगी, ठीक है, कि पावर्स जो है आपस में फ्यूज हैं, ठीक है। इस केस में कि जो लेजिस्लेटिव है एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उन दोनों को जो है काम करना है, मतलब जो लेजिस्लेटिव है लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और जो भी एग्जीक्यूटिव काम करेगा वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होगा कि भाई हमने ऐसे ऐसे काम करवाया है। जबकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, कि भाई लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के स्फेयर में जाके कोई पूछताछ नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के केस में जाके पूछताछ नहीं कर सकते, दोनों को अपने अपने स्फेयर में काम करना है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक के मेरिट्स दूसरे के लिए डिमेरिट्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो ये मेरिट है कि हार्मनी बनी रहनी चाहिए लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के बीच में, कि किस तरीके से जो है हार्मनी बनी रहती है, क्यों हार्मनी बनी रहती है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल, कि वापस में एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और बट जबकि यहाँ पे तो इजिली जो है वहाँ पे जो है चीज़ें लॉ वगैरह पास हो जाते हैं। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखिए तो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हमेशा देखने को मिलती है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के बीच में, बिकॉज एक तो वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, वो उनका अलग से इलेक्शन हुआ है और एग्जीक्यूटिव का अलग से इलेक्शन हुआ है, दोनों एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं करते अपने अपने, तो इस तरह से कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। रिस्पॉन्सिबल किस तरीके से हमने बता दिया कि एग्जीक्यूटिव जो भी काम करेगा वो लेजिस्लेचर को बताएगा, जबकि यहाँ पे नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। और तीसरा इसका फायदा ये है कि प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, कि डेस्पोटिज्म देखने को नहीं मिलता, कि मेन जो पावर है किसी एक के पास नहीं होती, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है, उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछना पड़ेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे मे लीड टू ऑटोक्रेसी, यहाँ पे ऑटोक्रेसी आ सकती है, बिकॉज जो मेन पावर है वो हमारे एक ही पर्सन के पास है, प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है, तो इसलिए ऑटोक्रेसी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, कि हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, फिर वहाँ पे जाके वो पर्सन जो है गवर्नमेंट में इनको रिप्रेजेंट करता है, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। बट यहाँ पे देखो तो नैरो रिप्रेजेंटेशन होता है, क्यों, बिकॉज जो भी प्रेसिडेंट है उसने अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है लोगों को जो रखा हुआ है वो उन्होंने एक्सपर्ट मतलब अपने हिसाब से वो लोगों को चुन रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि उसको लगता है कि भाई इस फील्ड में जो अच्छा है उसको रख लो, ये फाइनेंस की फील्ड में अच्छा है वो रख लो, तो आपने यहाँ पे वाइडर सेक्शन सोसाइटी को तो लिया ही नहीं है, तो आप अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करो, तो इसलिए यहाँ पे नैरो रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके कौन कौन से डिमेरिट्स हैं, ठीक है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो डिमेरिट्स होंगे वो प्रेसिडेंशियल के मेरिट्स हो जाएंगे, ठीक है, कि एक का जो नुकसान है दूसरे का फायदा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या डिमेरिट्स हैं। सबसे पहला कि अनस्टेबल गवर्नमेंट है, कि कोई भी जो है स्टेबिलिटी हमने इंश्योर नहीं की, बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल मतलब इन द सेंस कि अगर मेजॉरिटी रहेगी तब तक वो स्टेबल रहेगी, अगर मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाए तो वो गवर्नमेंट वहाँ से गिर जाएगी। जबकि हम प्रेसिडेंशियल में देखें तो स्टेबल गवर्नमेंट होती है, एक बार वो इलेक्ट होकर आ गए तो जो भी टेन्योर है वो तब तक वो इन्जॉय करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कह सकते हैं ना डिसोल्यूशन वैसा कुछ चीज़ नहीं होता। नेक्स्ट है नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, यहाँ पे कोई भी पॉलिसी से कंटिन्यू नहीं किया जाता। जबकि यहाँ पे क्या डेफिनेट डिफाइननेस देखी जाती है पॉलिसीज़ में, ठीक है, यानी जो भी पॉलिसीज़ पहले वाली ने बनाई है तो उसको वो कंटिन्यू करते हैं, उसको अच्छे से जो लेके जाते हैं। नेक्स्ट दे आर अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, कि यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसके भी अगेंस्ट होता है, कि जो भी लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, आपस में उनके जो मतलब जो स्फेयर है उसमें वो मतलब कह सकते हैं ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप होने के कारण जो है लेजिस्लेटिव का काम भी वो कर एग्जीक्यूटिव का काम भी वही कर रहा है, ठीक है, देखने को मिलता है। जबकि दे आर बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर पर बेस्ड है, कि लेजिस्लेटिव का काम अलग है, वो एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में इंटरफेयर नहीं करेगा।
नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय इमेच्योर्स, कि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट में जो भी मिनिस्टर चुन के आ रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर के पास जो है स्कोप काफ़ी लिमिटेड है कि उन्हीं मिनिस्टर्स को चुनना पड़ेगा जो जनता ने जिनको चुन के भेजा हुआ है, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा टैलेंट वो बाहर से नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो बेसिकली अपनी फील्ड में एक्सपर्ट भी नहीं है फिर भी उन्हें मिनिस्टर्स बना रखा है, ठीक है। जबकि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट होती है। क्यों एक्सपर्ट होती है? क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने जो कैबिनेट होता है, जो अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, उसमें वो जो जिन जिन फील्ड में वो एक्सपर्ट होते हैं उनको वो चुन के रखते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंस देखे। तो आई होप आपको अच्छे से ये सब क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि जो चीज़ हमने डिटेल में कवर कर लिया, बस यहाँ पे पॉइंट्स फॉर्म में जो आपको अच्छे से ध्यान रखने, अगर आपको मेंस में लिखने के लिए आ जाए कुछ तो। नेक्स्ट हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक रह गया वो ये है कि इंडिया ने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया वो ब्रिटेन से लिया है, और क्योंकि दोनों का सेम ही है बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हम देखने को मिलेगी जो कि डिफरेंट है। तो सबसे पहले डिफरेंस हम देखते हैं कि इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पे एक रिपब्लिकन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। रिपब्लिकन सिस्टम का मेन मतलब यह है कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। जबकि ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके जो हेड होंगे वो मोनार्कियल, मतलब पहले तो मोनार्कियल सिस्टम को फॉलो करते हैं, मतलब उनके यहाँ आज भी जो है मोनार्की देखी जाती है, राजा महाराजाओं का सिस्टम देखा जाता है। और उनके यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है जिसको वो प्रेसिडेंट बोलते हैं, तो वो बेसिकली कौन है? वो किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकता है, जो भी ब्रिटेन के राजा महाराजा होंगे, तो उनमें से कोई भी जो हेड ऑफ द स्टेट हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो हेरिडिटरी पोजीशन को एंजॉय करते हैं। यानी अगर एक जो फैमिली है किंग क्वीन की, उनमें से पहला कोई बच्चा बना, फिर उसके बाद उसके बच्चा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बच्चा बनेगा, तो इस तरह से हेरिडिटरी पोजीशन चलती भी रहेगी, ठीक है। बट हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या इलेक्टेड है, और हम रिपब्लिकन सिस्टम को फॉलो करते हैं, ब्रिटेन मोनार्कियल सिस्टम को फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें कि पार्लियामेंट इज़ नॉट सुपीरियर, ठीक है। यानी हमारे इंडिया में हमने पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं माना है। किसको सुप्रीम माना है? कॉन्स्टिट्यूशन को। और क्योंकि हमारे पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है इसलिए वो लिमिटेड ही पावर्स को एंजॉय कर सकता है, और उसकी पावर जो है कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट की गई है ड्यू टू द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहली बात है लिखा गया है, और उसमें लिखा गया है कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है, क्या क्या किस किस स्फेयर में पावर नहीं है, ठीक है। तो इस केस में पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं बनाया गया है, ठीक है। मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, उसमें चीज़ें मेंशन की गई हैं कि बेसिकली क्या क्या किन किन स्फेयर में पार्लियामेंट काम कर सकता है, क्या क्या चीज़ें वो नहीं कर सकता, इसलिए वो जो पावर है, ठीक है, इसलिए वो लिमिटेड पावर को ही इंजॉय कर पाते हैं। और इसके अलावा फेडरल सिस्टम है हमारा। फेडरल सिस्टम मतलब स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करेंगे, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक के पास ज़्यादा पावर तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से भी हमने इनकी पावर को लिमिट कर रखा है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू है कि कल को अगर पार्लियामेंट मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी अगर कोई ऐसा लॉ लेके आती है जो कहीं ना कहीं लोगों की बेसिक राइट को छीन रही है, जो बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रही है, तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। सिमिलरली फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिए गए हैं, तो फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिए गए हैं तो इसका मतलब यह है कि कल को पार्लियामेंट अपनी आर्बिट्री पावर का यूज़ नहीं कर सकती किसी भी लोग को परेशान करने के लिए। मतलब अपनी आर्बिट्री पावर को यूज़ करके लोगों को बोलने से रोक रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। वो फंडामेंटल राइट जब तक हैं तब तक कोई भी पार्लियामेंट या फिर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है कितनी भी मेजॉरिटी में क्यों ना आ जाए, वो लोगों के साथ जो है बुरा नहीं कर सकती हैं, ठीक है। बट अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। यानी ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है उसको सुप्रीम माना है, यानी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी सुप्रीमेसी नहीं दी गई जितनी पार्लियामेंट को दी गई है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहली बात है रिटर्न ही नहीं है, ठीक है, कहीं लिखा ही नहीं गया उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की कि ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट जो एक्ट पास करते हैं, जो लॉ पास करते हैं, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं और उसी के हिसाब से वो काम करते हैं, ठीक है। तो एज सच लिखा हुआ कोई कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन में नहीं देखने को मिलेगा। इससे जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, जो भी लॉज लेके आ रही, जो भी एक्ट लेके आ रही है, उस हिसाब से वो काम करते हैं सरकार, और इसलिए पार्लियामेंट को वहाँ पर सुप्रीम माना गया है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं कि इन इंडिया में प्राइम मिनिस्टर जो होता है इट मे बी ए मेंबर ऑफ एनी टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। यानी हमारे इंडिया में चाहे वो लोकसभा से हो, ठीक है, या फिर राज्यसभा से हो, कोई भी पर्सन जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में हम देखें मोदी जी लोकसभा से चुन के हुए आए हैं, अब आज के देश के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जो मनमोहन सिंह थे वो राज्यसभा से चुन के आए थे, वो भी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। जबकि ब्रिटेन में देखें तो प्राइम मिनिस्टर शुड बी ए मेंबर ऑफ लोअर हाउस का ही होना चाहिए। जो ब्रिटेन में जो लोअर हाउस है, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, तो उनके यहाँ स्पेसिफिकली जो लोअर हाउस है वहीं से ही जो है प्राइम मिनिस्टर चुन के आना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो, किसी भी हाउस से आ सकते हैं, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं कि इंडिया में ऐसा कोई पर्सन, ठीक है, जो कि मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, उसको भी अपॉइंट कर सकते हैं एज अ मिनिस्टर, बट सिर्फ 6 महीने तक ही। यानी वो ऐसा पर्सन जो कि मेंबर नहीं है, कोई एमपी नहीं है, ठीक है, ना ही लोकसभा का मेंबर है, ना ही राज्यसभा का मेंबर है, फिर भी हम उसको मिनिस्टर बना सकते हैं सिर्फ 6 महीने के लिए। और 6 महीने के अंदर उसे किसी भी तरह से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, चाहे लोकसभा की लिए या फिर राज्यसभा की। अगर मेंबरशिप नहीं लेता है तो 6 महीने के बाद उसके मिनिस्टर की जो पद है उसे छीन ली जाएगी, ठीक है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, दे अलोन आर अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर इन ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन में कहा गया है कि जो लोग मेंबर है पार्लियामेंट की, उन्हीं को मिनिस्ट्री का पद दिया जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जो कि मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, उसको मिनिस्ट्री नहीं दी जा सकती, ब्रिटेन में ऐसा कहा गया। जबकि हमारे यहाँ दी जाती है सिर्फ 6 महीने के लिए। नेक्स्ट है बोला गया है कि इंडिया में देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यानी कि जो मिनिस्टर्स इंडिया में दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू काउंटर साइन द ऑफिशियल एक्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। यानी जिस तरह से कोई भी जो मिनिस्टर्स होते हैं, मान लो उन्होंने कोई भी बिल पास किया या फिर कोई भी पॉलिसीज़ लेके आए, तो जो पॉलिसीज़ लेके आए हैं, तो क्योंकि वो मिनिस्टर्स लेके आए हैं, तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि उस पॉलिसी के लाने के बाद उन्हें काउंटर साइन करना पड़ रहा है कि हाँ भाई ये इस मिनिस्टर ने लेके आए, या फिर ये जो बिल है राजनाथ जी लेके आए तो राजनाथ जी अपने जो यहाँ पे नीचे साइन करेंगे, या फिर जो पर्टिकुलर लॉ है वो अमित शाह लेके आए तो अमित शाह साइन करेंगे। तो इस तरह से काउंटर साइन की पॉलिसी नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो भी बिल होता है उसमें नीचे प्रेसिडेंट की स्टैंप या सील लग जाती है, दैट्स इट। इतना ही
हमारी कंट्री में जो है किया जाता है, ठीक है। जबकि ब्रिटेन में क्या होता है कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर मान लो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि कल को अगर पर्टिकुलर बिल या पॉलिसी के लाने से अगर कुछ भी ऐसा जनता को नुकसान होता है या फिर उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो उस पर्सन को, उस मिनिस्टर को जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा कि भाई आप इस तरह की पॉलिसीज़ क्यों लेके आए, ठीक है। तो ये ब्रिटेन में पॉसिबल है, बट इंडिया में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ जो भी मिनिस्टर्स हैं उनका काउंटर साइन नहीं लगता है और वो लीगली रिस्पॉन्सिबल, उनको नहीं ठहराया जा सकता जो भी उन्होंने एक्टिव पॉलिसीज़ लेके आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडिया में क्या है, देयर इज़ नो इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, कौन सा इंस्टीट्यूशन, शेडो कैबिनेट का। तो शेडो कैबिनेट एक तरह का कह सकते हैं यूनिक इंस्टीट्यूशन है जो ब्रिटेन की कैबिनेट सिस्टम देखने को मिलता है, एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द अपोजिशन पार्टी ऑफ, ठीक है। जो भी ब्रिटेन में जो अपोजिशन पार्टी है वो इस तरह का कैबिनेट बना के रखती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ब्रिटेन में एक रूलिंग पार्टी है, ठीक है, उसने अपना कैबिनेट बना रखा है कि ये इसका हेल्थ का मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, और ठीक है ये रेलवे मिनिस्टर है। तो रूलिंग पार्टी ने तो चलो अपना कैबिनेट बना रखा है, बट जो अपोजिशन पार्टी होगी वो भी अपना कैबिनेट बनाएगी कि उनके यहाँ भी हेल्थ का मिनिस्टर रेडी होगा और फाइनेंस मिनिस्टर रेडी होगा और रेलवे मिनिस्टर रेडी होगा। ये इसलिए किया जाता है बिकॉज कल को अगर रूलिंग पार्टी किसी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है अपना, या फिर वो जो है पहले ही अच्छे से काम नहीं कर पा रही, लोगों ने अपना सपोर्ट छीन लिया, तो उस केस में जो है अपोजिशन पार्टी ऑलरेडी रेडी रहेगी कि अगर ये जाती है तो उनके ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्टर रेडी होंगे। और कहीं ना कहीं जो है ये हेल्थ मिनिस्टर जो बनाया गया है, कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी के द्वारा जो हेल्थ मिनिस्टर बनाए गए उनकी हर एक पॉलिसीज़, हर एक एक्शन पर उनकी नजर रहती है, ठीक है। तो इसलिए भी बनाया जाता है शैडो गवर्नमेंट कि उनको देख रहा होता है कि सही से काम कर भी रहे नहीं कर रहे, और जैसे ही जब रूलिंग पार्टी जो है किसी कारणवश हट जाती है तो अपोजिशन पार्टी जो आराम से जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। बिकॉज क्यों फॉर्म कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पूरी कैबिनेट रेडी बैठी हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इट इज़ फॉर्म बाय द अपोजिशन पार्टी टू बैलेंस द रूलिंग कैबिनेट को बैलेंस करने के लिए कि भाई तुम्हारी रूलिंग पार्टी का जो हेल्थ मिनिस्टर है ये काम कर रहा है, उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमने जो अपना हेल्थ मिनिस्टर बना रखा अपोजिशन पार्टी में उसकी नज़र है उस पर, कि वो देख रहा है कि वो क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो एक तरह का बैलेंस क्रिएट करना है टू प्रिपेयर इट्स मेंबर, साथ ही साथ इसलिए भी बनाया जाता है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो अपने मेंबर को प्रिपेयर कर रही होती है फॉर फ्यूचर मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए, कि उन्हें पता है कि कल को अगर मान लो किसी कारणवश रूलिंग पार्टी जो है कहीं मतलब उनकी पार्टी डिसॉल्व हो जाती है, रूलिंग पार्टी जो है मतलब गवर्नमेंट अच्छे से नहीं फॉर्म कर पाती, तो अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर बैठे होंगे, उनको पता होगा उनको किस तरीके से मिनिस्ट्रियल ऑफिस संभालना है जब भी वो पावर में आएंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये चीज़ें ब्रिटेन में देखने को मिलती है, बट इंडिया में इस तरह का सिस्टम बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ बोला जाता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट इस तरह से मेजॉरिटी होती है और डिसॉल्व हो जाता है लोकसभा, तो उस केस में हमारे जो प्रेसिडेंट है वो जो भी अपोजिशन पार्टी है उनसे एक बार पूछेंगे कि भैया आओ अपनी सरकार बनाओ और अपनी मेजॉरिटी को हाउस में प्रूफ कर दो, ठीक है। अगर वो अपनी मेजॉरिटी को हाउस में प्रूफ नहीं कर पाए तो फ्रेश इलेक्शन किए जाएंगे, सिर्फ इतना हमारे यहाँ बोला गया है। बाकी शेडो कैबिनेट का जो प्रोविज़न है हमारे यहाँ नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने ऑल्दो इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ब्रिटेन से लिया है, बट बहुत सी चीज़ें हैं जो ब्रिटेन और इंडिया में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया है, बट कोशिश ये थी कि एक ही वीडियो में इसको अच्छे से कवर कर दिया जाए, सो दैट आपको ईजिली जो है जल्दी से जल्दी वीडियोज़ मिल जाएँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ मेंस की प्री के कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है जैसे आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग फीचर्स, आपको बताने हैं कि कौन कौन से फीचर्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। पहला कि प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल और रूलर हेड ऑफ स्टेट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एक्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, सेपरेशन ऑफ पावर। इन चारों में से कौन से जो है फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का, जहाँ पे बोला गया है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रीजन इज द पार्लियामेंट्री डिफीट इज नॉट नेसेसरी सफिशिएंट कॉज फॉर रिजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्ट्री। तो पहले तो आपको देखना है कि इंडिविजुअली ट्रू है या नहीं है, फिर देखना है कि आज जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक का या नहीं, ठीक है। तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, जहाँ बोला गया कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन प्रिंसिपल ऑन विच द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑपरेट। तो किस चीज़ पे ऑपरेट करते हैं वो बताना है। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, या फिर थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो जो भी हमने आज अच्छे से डिस्कस किया, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, का फीचर नहीं है। पहला, फ्यूजन ऑफ एक्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिक्स्ड टेन्योर ऑफ द एक्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय, पहला द हेड ऑफ द स्टेट एट हिज डिस्क्रिशन, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर द लेजिस्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाइक इंडिया द गवर्नमेंट goes out power if the lower house passes a no confidence motion against the government. Reason, the Constitution of India provides for the removal of the Prime Minister through an no confidence motion passed in the Lok Sabha. तो आपको वही चेक करना है इंडिविजुअली ट्रू है नहीं, देन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक है नहीं, ठीक है। तो ये चेक करना है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन है कि आपको मैच करना है लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट 2 को, ठीक है। तो लिस्ट 1 में लिखा है टाइप ऑफ द गवर्नमेंट एंड उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम। तो आपको मैच करने हैं। 8th क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, हेड ऑफ द स्टेट के लिए, या फिर द चेयरमैन ऑफ अपर हाउस एंड द स्पीकर ऑफ लोअर हाउस, या फिर द पॉपुलर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर द प्राइम मिनिस्टर। 9th क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एसेंस ऑफ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू, किसके रिस्पॉन्सिबल है, पीपल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या लेजिस्लेचर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फ्लोइंग आर द प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया ऑपरेट। किस पे ऑपरेट करती है? पहला नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, वाइस प्रेसिडेंट एज अ चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोअर हाउस। तो आपको करेक्ट आंसर इसमें से बेसिकली चूज़ करना है। तो ये आपके थी कुछ MCQs। अब हम बात करते हैं मेंस के क्वेश्चंस की। तो 3 क्वेश्चंस हैं जिसे आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, जिनका जितना हो सके आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में तो आपको उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देयर वाज हार्डली एनी डिबेट ऑन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंडिया शुड हैव। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था काफ़ी डिबेट चल रही थी किस तरह का सिस्टम होना चाहिए। तो इट वॉज प्री एमिनेंट था इन माइंड ऑफ ऑल द लीडर्स टू हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर कि कौन सा मतलब ऑलरेडी। अच्छा, तो ये बोला गया है कि कोई इस तरह से डिबेट नहीं थी, ज़्यादातर डिबेट नहीं चली कि क्या कौन सा सिस्टम हमें रखना चाहिए, बिकॉज पहले से जो लीडर्स थे उनके माइंड में पहले से ही था कि हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ही सेटअप करना है सेंटर में। ठीक है, तो आपको बस बताना है बट अकॉर्डिंग टू यू कौन से मेजर फैक्टर्स थे जिनके थ्रू उन्होंने चूज़ किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओवर द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वो फैक्टर्स आपको डिस्कस करने हैं। Next question is second. The system of parliamentary government has come under scrutiny of late for giving too much powers of public. Analyze critically the pros and cons for adopting the parliamentary system of governments in the recent times. उसके pros cons क्या है तो वो आपको बताने हैं। थर्ड है द आइडिया ऑफ मूविंग फ्रॉम पार्लियामेंट्री सिस्टम टू द प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैज़ बीन mooted by several experts in Indian केस। कि आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने कहा था कि हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ मूव कर जाना चाहिए। तो उनके बारे में आपको बताना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है कि वेदर इंडिया नीड टू हैव प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अभी इंडिया को जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिएगा जितने क्वेश्चन आपसे हो पाएँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।